जय श्री श्याम बेटा। तो पार्टनरशिप हमारी अकाउंट्स की खत्म हुई है, लो कि हमने पार्टनरशिप का फर्स्ट टॉपिक कर लिया था। हमने फर्स्ट टॉपिक में हमने डेफिनेशन की थी, पार्टनरशिप के एसेंशियल किए थे। पार्टनरशिप के एसेंशियल जो सेक्शन 10 के कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल है वैसे ही है। उसके बाद लॉ ऑफ पार्टनरशिप था कि पार्टनर फर्म का ओनर एज वेल एज एजेंट होता है। याद आया कि नहीं आया बेटा? ऐसे आपको पढ़ते पता लग जाना चाहिए उसमें क्या चीज है। उसके बाद टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप की थी कि पार्टनरशिप कब कहलाएगी, जब उनके अंदर क्या हो बेटा, एग्रीमेंट हो, बिजनेस हो और प्रॉफिट को क्या करे, वो शेयर करे। याद आ गया कि नहीं आ गया? वो कहता है कि कई, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 6, सेक्शन 6 है बेटा। ये सेक्शन 6 में ये है, ध्यान से सुनना, कि कुछ चीजें हमें पार्टनरशिप जैसी लगती है। इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको। कुछ चीजें हमें पार्टनरशिप जैसी बट पार्टनरशिप होती नहीं है। समझा गया? ये उसके एग्जाम्पल थे। कोई आपने ज्वाइंट नाम से प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है, अपने बोल जरूर देते कि पार्टनरशिप में प्लॉट ले रखा है हमने, तो पार्टनरशिप में प्लॉट में लगना उस चीज का कंटिन्यूसली मिलके क्या करते हो, प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हो, फिर पार्टनरशिप है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले लिया, वो एक पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी, वो पार्टनरशिप थोड़ा बन गई। पार्टनरशिप तो क्या है, कंटिन्यूस रेगुलर आपका बिजनेस होना चाहिए। वो समझ आ गई मेरी बात? तो बेटा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट करते हो, ठीक है। आप किसी को पैसा उधार देते हो फर्म में और कहते हैं कि तेरी फर्म में से प्रॉफिट का 5% लूंगा, 10% लूंगा, तो पैसा उधार देने के बदले में ले लो, आप पार्टनर नहीं बनोगे। याद आया कि नहीं आया, कराया था? ठीक है। सर्वेंट और एजेंट, आपने फर्म में कोई इंप्लॉय रखा हुआ है, कोई सेल्स एजेंट रखा हुआ है, उसे आप सेल का 10% 2% कमीशन दे देते हो प्रॉफिट का, तो वो इंप्लॉय रहेगा, पार्टनर नहीं बनेगा। वो ध्यान रखना। किसी की पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसकी जो वाइफ है, विडो है, या उसका चाइल्ड है, एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ था कि किसी भी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव फ्यूचर तक लेता रहेगा। वो अपनी सेफ्टी के लिए लिखा है सभी पार्टनर ने, तो वो उसको भी हम पैसा जरूर लेगा लेकिन वो पार्टनर नहीं माना जाएगा। कई बार किसी की गुडविल होती है, जैसे वो अपने फर्म बेच के जा रहा है, उसका नाम बहुत चलता है, लेकिन वो कहता है मैं मेरा नाम, मेरी फर्म, मेरा बिजनेस सब कुछ आपको दे दूंगा, बस आपको जो प्रॉफिट हो उसमें से 10% मेरे को हर साल दे दिया करो, बस मेरे को अपनी लाइफ जीने के लिए इतने बहुत है, मैं संतुष्ट हूं अपनी लाइफ से। ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, कोई बड़ा ब्रांड है, चांदमना आपके अगर अबोर में, यहाँ पे कोई भी अपना दे दे और उसको 10% दे दिया, अगर सब कुछ मैंने तेरे को दे दिया, समझ आया? तो अगर कोई गुडविल सेल करके और बदले में क्या लेता है, प्रॉफिट में से हिस्सा ले लेता है कंटिन्यूली, तो हम उसे पार्टनर नहीं मानेंगे। तो इसके अलावा ये था, मेंबर ऑफ एचयूएफ बिजनेस करते हैं या जो कपल्स है वो बिजनेस करते हैं, ये हमने बात कर ली थी। फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप बता दिया था बेटा, एग्रीमेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, नो कंसिडरेशन, ये इंपॉर्टेंट लगवाया था मैंने आपको, बोलो लगवाया था ना? हाँ, वहां पर था नो कंसिडरेशन होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होगा। कौन पार्टनर बन सकता है, अनसाउंड नहीं होना चाहिए। याद आ गया कि नहीं आ गया? बोलो बेटा। ठीक है, चलिएगा। ये सब आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, कंपनी वगैरह सब बता दिया था मैंने आपको, पार्टनर बन सकती है। इसको रीड कर लेना, मैंने कराया हुआ है आपको, इसको डाउट हो तो क्लास लगा लेना, ठीक है। अब आज का टॉपिक यहां से स्टार्ट होगा। चलिए, टॉपिक 2, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, एक बेस दे देता हूं, बार बार यूज होगा। एक वर्ड होगा रजिस्ट्रार। क्या होगा? ठीक है। तो रजिस्ट्रार क्या होता है बेटा? जो तहसीलदार होता है ना, वही एक तरीके से आप रजिस्ट्रार मान लो, ठीक है। सब रजिस्ट्रार, उप पंजीयक लिखा होता है ना उसके ऊपर, वो सब रजिस्ट्रार होता है। उप पंजीयक, आप स्टैंप लगाओगे आपको देखना, पंजीयक का मतलब होता है रजिस्ट्रार, ठीक है। रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, देखो रजिस्ट्री वगैरह वही होती है ना, तो वो रजिस्ट्रार ही है। वो क्या बेटा? रजिस्ट्रार। होता क्या है, सुनना जरा ध्यान से। पार्टनरशिप फर्म आपने बना ली, आपने पार्टनरशिप बना ली, 2-3 व्यक्तियों ने मिलकर आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी लिख लिया, डीड भी बना ली। पार्टनरशिप क्या बना ली बेटा? डीड भी बना ली। डीड बनाने के बाद, डीड बनाने के बाद अब वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जो भी है, उसको तो नहीं पता आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई है। भाई आपने स्टैम्प पेपर लिया, आप उसमें टर्म्स और कंडीशन लिख दी और आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया और गारंटर के साइन करा लिए, तो आप 4-5 व्यक्ति जो पार्टनर हो प्लस गारंटर जो भी है, उन्हीं को पता है, सरकार को तो नहीं पता।
तो उसके लिए ये रूल बनाया जाता है बेटा कि आप अपनी फर्म का क्या करवाओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ। ध्यान से सुनना, पढ़ने में आसानी रहेगी। फिर फर्म का क्या कराओ बेटा, रजिस्ट्रेशन कराओ। रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो जो उसकी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को में हम अप्लाई करते हैं, प्लस जो हमने एग्रीमेंट बनाया है, जो डीड बनाई है, वो डीड उसके साथ जाती है। वो डीड वहां बाकायदा क्या होती है, रजिस्टर्ड। मतलब जो टर्म्स और कंडीशन आपने बनाई थी वो गवर्नमेंट के पास भी चली गई, अब वो क्या हो चुकी है, रजिस्टर्ड। मतलब जो टर्म्स और कंडीशन आप में आपस में एडजस्ट म्यूचुअल कंसेंट से हुई थी, वो अब सारी कंडीशन गवर्नमेंट को भी पता है। सर क्या रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है? नहीं बेटा, मैंडेटरी नहीं है। ध्यान से सुनो, मैंडेटरी, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। अगर आप फर्म का रजिस्ट्रेशन मतलब डीड वगैरह सब, देखो रजिस्ट्रेशन होता क्या है, सुनो। एक तो आपकी वहां फर्म रजिस्टर हो जाएगा, आपका नाम जाएगा, प्लस जो आपने डीड बनाई है वो डीड की टर्म्स और कंडीशन किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। समझा गई? और एक बात सुनो, डीड में अगर कोई चेंज करते हो, तो सही बैठ बेटा, नींद आने लग जाएगी। डीड में अगर आप कोई क्या करते हो, चेंज करते हो, तो उस चेंज को भी वापस रजिस्ट्रेशन करवाना। चेंज मतलब पार्टनर चेंज किया, दोबारा से नई डीड देके अपडेट कराना पड़ेगा। पीएसआर चेंज किया, अपडेट कराना पड़ेगा। फर्म का प्लेस चेंज किया, अपडेट करवाना पड़ेगा। मतलब कि आप डीड में अगर कोई अमेंडमेंट करते हो, चेंज करते हो, अमेंडमेंट का मतलब चेंज, तो आपको री रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी। रजिस्ट्रार क्या हो गया, हर डिस्ट्रिक्ट का एक क्या होता है, रजिस्ट्रार होता है बेटा। ठीक है, तो उस रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर करता है, हम फॉर्मेट में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अब रजिस्ट्रेशन कब तक करवाना चाहिए, उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है। उसका क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड। बहुत सिंपल है, आराम से मजा आएगा पढ़ने को। अब तो जो रजिस्ट्रार वगैरह वो सब पता लग गया। ध्यान से सुनना, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फर्म मींस गेटिंग द पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, ऐसे ही बेटा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है, जिसको हम आरओसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। वो कंपनियों को रजिस्टर होती है वहां पर, और यहाँ क्या होती है, फर्म। रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। रजिस्ट्रार को हम क्या करेंगे, फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। किसके पास है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। अकेला रजिस्ट्रार भी लिख दो तो भी चलेगा, कोई डाउट है किसी को? ए पार्टनरशिप में बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म of the area in which any place of the business of the firm is situated। अंडरलाइन करो, कौन से रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करोगे, जिस एरिया में आपका बिजनेस है उस एरिया का जो क्या है, रजिस्ट्रार है, उसको अप्लाई करेंगे। मान लीजिए आप अबोहर में हो, ठीक है, तो आप फाजिलका के रजिस्ट्रार जो है, डिस्ट्रिक्ट लगता है ना फाजिलका, तो उसको अप्लाई करोगे। आप मान लीजिए यहां पर हो, सुरतगढ़ हो, तो गंगानगर के रजिस्ट्रार को अप्लाई करोगे। आप समझ आ गई कि मेरी बात, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता लगभग ये। ठीक है बेटा, बिजनेस ऑफ द फर्म इज सिचुएटेड और प्रपोज टू बी सिचुएटेड, जहां पर फर्म का बिजनेस है, या आप नई फर्म बनाइए मान लो, तो जहां आप अपना प्लेस खोलने की सोच रहे हो, उसको रजिस्ट्रार करो। बोलो बात समझ आएगी? द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट सच रजिस्ट्रार। ये सारे रजिस्ट्रार कौन अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट। पंजाब गवर्नमेंट तो पंजाब, हरियाणा गवर्नमेंट तो हरियाणा गवर्नमेंट, और राजस्थान गवर्नमेंट है तो राजस्थान गवर्नमेंट। अब ये बिल्कुल चार्ट है, सेक्शन 60, 61, 62, 63 और 63(2), सब सेक्शन 2। इन सेक्शंस के अंदर टाइम पीरियड दिया हुआ है कि रजिस्ट्रार कब तक करवानी है आपको फर्म को। सुनो, रिकॉर्डिंग ऑफ अल्ट्रेशन, ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है, अल्ट्रेशन मतलब चेंज। इनफॉर्म नेम, नेचर ऑफ बिजनेस, फर्म का नाम चेंज किया है, फर्म का बिजनेस चेंज कर रहे हो या प्लेस चेंज कर रहे हो बिजनेस का, तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन, आपके पास टाइम है 90 दिन का। कितने दिन का बेटा, जिस दिन आपने चेंज किया उस दिन से 90 दिन के अंदर। टाइम पता लग गया पहले कॉलम में। और कहता है उस पर साइन कौन करेंगे, सभी पार्टनर करेंगे। कौन करेंगे, ऑल पार्टनर। कोई डाउट है क्या? अगर आप क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ ब्रांच, मतलब आप कहीं पर ब्रांच ओपन कर रहे हो, हेड ऑफिस तो आपका है, कहीं दूसरी जगह पर क्या कर रहे हो, ब्रांच ओपन कर रहे हो या ब्रांच को क्लोज कर रहे हो, उसकी सूचना देनी है। नोटिंग लिखा है, नोटिंग समझ गए, इंटीमेशन कर रहे हो आप, नोटिंग करवा रहे हो, उनको दर्ज करवा रहे हो, उनको लिखवा रहे हो कि हमने यहाँ पर क्या खोली है, ब्रांच भी खोली है, तो उसकी नोटिंग करवा रहे हो। तो उसकी नोटिंग भी बेटा आप जिस दिन आप बिजनेस ब्रांच ओपन करोगे या ब्रांच डिसकंटिन्यू करोगे, उससे
90 दिन के अंदर करवानी है। और उस केस में कोई भी पार्टनर या आपने उस ब्रांच में कोई एजेंट अपॉइंट किया था तो वो साइन कर सकता है। कोई डाउट है किसी को? फिर कहता है कि आप नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। अब बच्चा कहता सर ये तो आ गया, नहीं नहीं नहीं, वो फर्म का था, फर्म का नेम चेंज करेगा, फर्म का एड्रेस है। यहां पर कोई देखो सुनो, फर्म में 4 पार्टनर है, राम श्याम मोहन घनश्याम, तो उनके नेम उनका एड्रेस सब कुछ रजिस्टर्ड होता है। तो अगर किसी पार्टनर का रेजिडेंशियल एड्रेस चेंज हुआ है तो उसको भी क्या करवाना पड़ेगा, अपडेट। तो वो भी बेटा फिर 90 दिन के अंदर करना है। और अब बताओ साइन कौन करेगा, जिस पार्टनर का वो चेंज हुआ वही करेगा। बोलो बेटा। लेकिन ये कहता है आप उस केस में भी कोई भी पार्टनर साइन करवा के करा सकते, क्योंकि डीड तो सबकी इकट्ठी है ना बेटा, या एजेंट करवा सकता है। रिकॉर्डिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब फर्म को दोबारा से बनाना। जैसे 3 थे, 1 गया, 2 रह गए, फर्म रिकंस्टिट्यूट होगी। 2 थे, 1 और आ गया तो 3 हो गए, तो अब क्या होगी, रिकंस्टिट्यूट। जैसे ही हेलो फर्म में कोई चेंज होता है तो फर्म दोबारा से रिकंस्टिट्यूट होती है। कोई पार्टनर आता है जाता है, या पीएसआर क्या होता है, चेंज, तो वापस से पार्टनरशिप क्या होती है, रिकंस्टिट्यूट होती है। याद रखना, इसमें दोबारा से पुनर्गठित होती है। अब हिंदी तो समझ कम आती है, दोबारा से बनती है, रिकंस्टिट्यूट, समझिए, पुनर्गठित होती है, दोबारा से बनती है। तो कहता है रिकंस्टिट्यूट हुआ है या फर्म का डिजुलेशन हो गया, फर्म क्लोज होगी, फर्म बंद हो गई, तो उस केस में भी आप 90 दिन में दोगे और कोई भी पार्टनर साइन कर सकता है। ठीक है। अगर आप चेंज रिगार्डिंग माइनर डिसीजन, माइनर से रिलेटेड कोई चेंज कर रहे हो, माइनर को आप क्या कर रहे हो, पार्टनर बना रहे हो, तो उसकी सूचना भी, मतलब प्रॉफिट में पार्टनर, वैसे पार्टनर बन नहीं सकता, आपको पता ही है, 90 दिन के अंदर देना पड़ेगा। और माइनर खुद बताया कि मैं इसमें फर्म में जो है वो एज ए पार्टनर आ रहा हूं। जैसे पहले आया, फिर वो मैनेजर हो गया, अब वो एज ए पार्टनर चलेगा आगे, 18 साल का होने के बाद एज ए, तो उसकी सूचना वो खुद देगा। आपको पता है उसकी सूचना उसको देनी पड़ती है फर्म को, वैसे उसको नोटिस भी देना पड़ता है 6 मंथ के अंदर, वो आगे आएगा। अभी कोई डाउट है तो बोल दो, बिल्कुल सिंपल, 90 कोई नया तो था ही नहीं, अलग अलग लिखा है मैंने जानबूझ, फिर भी आपके दिमाग में 90 दिन। बोलो, बात समझ आएगी? कोई डाउट है यहाँ तक, बोलो। अब यहाँ से सर क्या बन सकता है, ट्रू फॉल्स बन सकता है। कहते अगर चेंज हुआ है तो इन्फॉर्मेशन 120 डेज में देनी होती है, फॉल्स 90 दिन। कौन साइन करेगा, एनी वाला है सारा, जहां पर ओल है वो याद रख लेना। बोलो, बात समझ आएगी नहीं? उसके बाद कहता है सेक्शन 69A, सेक्शन 69 पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है किसी चीज का उल्लंघन करना, अवहेलना करना। जैसे आप मेरी बात का उल्लंघन करते हो, वो कॉन्ट्रावेंशन है। उस रूल को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, उसको तोड़ रहे हो, तो दैट इज कॉन्ट्रावेंशन। पढ़ा हुआ होगा ये वर्ड, तो ये लॉ में ये वर्ड्स है जो बार बार आते हैं। पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 60, 61, 62, 63, जो ऊपर टाइम लिमिट वगैरह बता रखी है, साइन करके देगा, उन सेक्शन की बात है। सॉरी, तो पेनल्टी लगेगी, क्या लगेगी, पेनल्टी। पेनल्टी का सेक्शन कौन सा है, 69A। सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है फिर। अब पेनल्टी लगेगी कितने की, सुनो, नॉट एक्सीडिंग 10 रुपी पर डे। पेनल्टी क्या है, 10 रुपए पर डे हो सकती है। जैसे 90 दिन में करना चाहिए, आपने 50 दिन लेट करा, 90 दिन से भी 50 दिन ऊपर निकाल दिया, मतलब 140 दिन निकाल हो गए, तो 50 दिन का 10 रुपी पर डे कितना हो गया, 500 रुपए पेनल्टी। नोट एक्सीडिंग 10 रुपी पर डे। हो सकता है रजिस्ट्रार 5 रुपए पर डे भी लगा दे, 7 रुपए भी लगा दे, 8 रुपए भी लगा दे, बट वो 10 से ज्यादा, समझा क्या, नोट एक्सीडिंग। सर हमें आंसर क्या करना है, आपने ये करना है, पेनल्टी पूछेगी नोट एक्सीडिंग ₹10 पर डे, ठीक है। एज द रजिस्ट्रार में बी डिटरमाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड, वो डिटरमाइन करेगा रजिस्ट्रार बिटवीन द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। एक्सपायरी कब होगी, 90 दिन पूरे होते ही वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, है ना, वहां से लेके और फाइनल जब वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएगा तब तक का वो लगाएगा। जिस दिन अमेंडमेंट, ये देखो लिखा है ना, 1-2 इन केस में भी 60 एंड द डेट ऑफ मेकिंग द अमेंडमेंट इन द एंट्रीज रिलेटिंग टू द फॉर्म, मतलब उसने अमेंडमेंट का मतलब चेंज के बारे में सूचना जब दी है। मान लो 140वें दिन अमेंडमेंट कराई है, तो 90 से 140 कितने दिन हो गए बेटा, 50 दिन की पेनल्टी लगा देगा। सक्षम का डाउट है बेटा? चलिए, कोई डाउट है बेटा किसी को? बिल्कुल सिंपल है ना, आ रहा है समझ में सभी को? चलिए, अब 69A में तो वो पेनल्टी लगाता है कि डॉक्यूमेंट आपने फर्निश नहीं किए, क्या नहीं दिए, मतलब आपने वो अल्ट्रेशन चेंज वगैरह रिकॉर्ड नहीं करवाया, तो 69A में पेनल्टी लगती है। किसमें लगती है, अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हो, झूठी सूचना देते हो, गलत सूचना प्रोवाइड करवाते हो,
बेंच पे सोए। सेक्शन 70, अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हो रजिस्ट्रार को तो आप पे पेनल्टी लग सकती है। सुनना, एनी पर्सन हु साइन एनी स्टेटमेंट अमेंडिंग स्टेटमेंट, अमेंडिंग मतलब बार बार बता रहा हूं चेंज, और नोटिस और इंटीमेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर, कोई रजिस्ट्रार ने नोटिस भेजा, कोई सूचना मांगी आपसे उसके बारे में, विच इज नोन टू बी फॉल्स, उसको पता है कि ये गलत है, मैं सूचना जो दे रहा हूं इसको रजिस्ट्रार को, वो क्या है, वो जानता है कि ये गलत है और फिर भी दे रहा है, और डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, और उसको विश्वास है कि ये ट्रू नहीं है, या कंटेनिंग ए पर्टिकुलर विच इज नोट टू बी इनकम्प्लीट, उसको पता है कि जो मैं दे रहा हूं ये इनकम्प्लीट है, या डज नॉट बिलीव टू बी कंप्लीट, और इस चीज का बिलीव ही नहीं है कि कंप्लीट है, मतलब कुल मिलाकर उसको पता ही है। हाँ, फिर भी शेल ऑन कन्विक्शन टू बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट, अगर वो ऐसा करता है, दोषी पाया जाता है उस चीज का, तो उसको इम्प्रिजनमेंट है, जेल भी है भाई साहब, कठोर कारावास, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, कठोर कारावास को क्या बोलते हैं, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, अब लो में आएगा बार बार, तो विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ए टर्म्स विच में बी एक्सटेंडेड टू द 1 ईयर, मतलब 1 साल तक की जेल हो सकती है उसको, 2 महीने 3 महीने हो सकती है, कब तक एक्सटेंड कर सकते हैं, 1 साल तक, और फाइन भी लग सकता है, कभी होगा एंड फाइन, तो इसका मतलब दोनों लगेंगे, और का मतलब दोनों में से एक भी लग सकता है या दोनों भी लग सकते हैं, ठीक है, और फाइन और विद बोथ, या तो दोनों में से कोई एक हो सकता है या दोनों भी लग सकते हैं, कभी भी एंड लिखा हो तो इसका मतलब दोनों पक्के कंफर्म लगेंगे, ठीक है। फाइन शेल नॉट लेस देन 1000 रुपी, फाइन 1000 रुपए से कम नहीं होगा, उससे ऊपर कितना भी हो सकता है, समझा गया, क्या लिखा है, नोट लेस देन, समझा गया, वादा था नोट एक्सीडिंग, 10 से ज्यादा नहीं होगा, ये कहता है 1000 से ऊपर ही होगा, कम से कम 1000 तो लगेगा ही लगेगा पेनल्टी, कोई डाउट है। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि हम रजिस्ट्रार जो डिस्ट्रिक्ट का हमारा है, एरिया का जहां हमारी हेड ऑफिस है, उसको क्या करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, किसको, फर्म, अपनी पार्टनरशिप फर्म को, तो क्या होता है उसका प्रोसीजर बताया हुआ है मैंने, क्या बताया हुआ है, किस चीज का, फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना, नंबर 1 प्रोसीजर, ये रहा प्रोसीजर, सेक्शन 58-59 डिफाइन करता है कि ये प्रोसीजर है। प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, कहता पहले आप एक स्टेटमेंट तैयार करो जो उनका फॉर्मेट है, किसका, रजिस्ट्रार का, रजिस्ट्रार का, कंपनी मत बोल बेटा, रजिस्ट्रार, जहां पर आप फर्म को क्या कराओगे, रजिस्टर्ड, ठीक है, उनका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, बोल, या ऑनलाइन अप्लाई होगा, तो रजिस्ट्रार की साइट खोल के वो जो फॉर्म है प्रिस्क्राइब, जो प्रिस्क्राइब मतलब जो स्पेसिफाइड किया हुआ है, जो क्या किया हुआ है उस पर फॉर्मे में आप सारी डिटेल दो, ठीक है। द पार्टनर्स मस्ट बी प्रिपेयर स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रिस्क्राइब मतलब जो पर्टिकुलर फॉर्म डिस्क्राइब किया हुआ है उसमें, निर्दिष्ट प्रारूप में, निर्दिष्ट का मतलब जो बताया हुआ है उन्होंने कि इस फॉर्मेट में देना, प्रिस्क्राइब का मतलब जो उन्होंने बताया हुआ है, प्रिस्क्राइब का मतलब जो उन्होंने बताया हुआ है, ये प्रिस्क्राइब वर्ड बार बार आएगा आपकी पूरी लाइफ में, ठीक है। द स्टेटमेंट कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कहता स्टेटमेंट में आपको ये बातें देनी होती है, फर्म का क्या होना चाहिए, नेम, फर्म का नेम दोगे, जैसे आपने फर्म का नाम रखा श्री श्याम एंटरप्राइजेज, या जैसे आपने कहा मां अन्नपूर्णा फूड एंड डेरिवेटिव, या आपने नाम रखा, समझो पार्टनरशिप फर्म के एग्जांपल दे रहा हूं, कंपनी नहीं दे रहा, ठीक है, लेकिन कहता है फर्म का नेम दो, बट द फर्म नेम शैल नॉट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स का, नेमली, कहता ये वर्ड यूज नहीं कर सकते आप, कौन से वर्ड, क्राउन, इम्प्रेस, इंपायर, इंपेरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करते हैं ना, तो इन वर्ड्स पे क्या है, बैन है, ये वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते, समझा कि मेरी बात, और वर्ड एक्सप्रेसिंग ऑफ इम्प्लाइंग सैंक्शन अप्रूवल, कहते हमें सैंक्शन मिल गई, अप्रूवल, पैट्रोनेज, पैट्रोनेज का मतलब तो हेल्प है, ठीक है, पैट्रोनेज ऑफ गवर्नमेंट, एक्सेप्ट, ये वर्ड यूज नहीं कर सकते, except when the state government signify the consent of use of such word as part of the firm name by the order in writing, अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट ये वर्ड यूज करने की परमिशन दे देती है लिखित में,
तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई हार्ड तो नहीं है। मतलब अगर आपने पार्टनरशिप फर्म में ये वर्ड यूज करने हैं, एम्पायर, क्वीन, क्राउन, समझ रहे हो, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी। डाउट है तो बोल दो बेटा। हाँ बेटा, हेल्प की होता है, ग्रुप होता है, पैट्रोनेज, मतलब गवर्नमेंट के इसके साथ पैट्रोनेज है, ठीक है। द प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म, सर ये क्या हो रहा है, भूल मत जाया करो। अब हमने ये पढ़ते ये समझ में आ गया, लेकिन हमने ये नहीं समझा रही हमने पढ़ा किसके अंदर है। सॉरी सही बैठ बेटा, क्या पढ़ रहे हैं, प्रोसीजर। उसमें हम स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट में क्या क्या देंगे, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में देंगे नेम फर्म का। पहला क्या था बेटा, फर्म का नेम, लेकिन नेम में ये। दूसरा क्या है, फर्म का प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है। तीसरा स्टेटमेंट में ये देंगे, स्टेटमेंट में पहले फर्म का नेम, फर्म का प्लेस, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ एनी अदर प्लेस वेयर द फर्म इज कैरी ऑन, और दूसरा कोई उसकी ब्रांच है या सम ऑफिस है उसका। द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, किस किस डेट को कौन कौन पार्टनर ने ज्वाइन की फर्म, ठीक है। अगर सेम डेट को किया तो सेम डेट आ जाएगी, अलग अलग डेट तो अलग अलग आ जाएगी। द नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, नेम इन फुल पार्टनर का पूरा नेम, सक्षम गर्ग, परमानेंट उसका कंप्लीट एड्रेस, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, फर्म कितने ड्यूरेशन के लिए बनाई है, हो सकता है इन्होंने एट विल बनाई हो या फिक्स पीरियड के लिए बनाई हो, 5 साल के लिए, वो बताओ। पहले क्या है, स्टेटमेंट देंगे, बोलो बेटा। उसके बाद क्या होता है, साइनिंग द स्टेटमेंट, शॉर्ट में लिख दिया इसको, मतलब उसके बाद आप हेडिंग याद है, उसके आगे 2 लाइन लिखते हो खुद, स्टेटमेंट लिख दिया, उसके बाद हेडिंग लगा साइनिंग ऑफ स्टेटमेंट, फिर क्या लिखोगे, जो स्टेटमेंट आपने तैयार किया उसमें सभी पार्टनर अपने अपने क्या करेंगे, साइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई द स्टेटमेंट, अब ये स्टेटमेंट किसके पास जाए, जो स्टेटमेंट पार्टनर है खुद क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उस स्टेटमेंट को देखेंगे और उस स्टेटमेंट को बेटा आर रजिस्ट्रार के पास क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे विद फीस, जो उनकी फीस है। तो पहले क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद उसकी स्लिप कटवाएंगे वो फीस की, और फीस की स्लिप कटवाने के बाद उस स्टेटमेंट को विद फीस क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। कोई डाउट है क्या, सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रार उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद रजिस्ट्रार को लगता है कि ये इनकम्प्लीट है या किसी, इसको वेरीफाई करने के लिए मेरे को किसी और डॉक्यूमेंट की जरूरत है, इसमें लिखा नहीं, मैं जोड़ रहा हूँ किसी, तो वो और डॉक्यूमेंट पे डिमांड कर सकता है, और जो और डॉक्यूमेंट क्या है वो फर्म पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, उसके बाद अगर रजिस्ट्रार उनके डॉक्यूमेंट्स उनकी बातों से सबको ट्रू एंड फेयर मानता है, सही है बिल्कुल, तो उसको रजिस्टर कर देगा, नहीं तो रजिस्टर के लिए मना भी कर सकता है। मना करेगा तो उसका रीजन देना पड़ेगा कि मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए मना क्यों किया, रीजन देना पड़ेगा राइटिंग के अंदर। बोलो बात समझ आएगी। और रजिस्टर्ड कर देगा तो फिर क्या इशू कर देगा, सर्टिफिकेट इशू कर देगा। कोई डाउट है तो बोल दो, है किसी को डाउट, चलिए। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नंबर 7, इफेक्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन आपने अप्लाई किया उस दिन डेट फर्म रजिस्टर मानी जाएगी, या जिस दिन सर्टिफिकेट मिलेगा, जिस दिन सर्टिफिकेट मिलेगा, ये लिखा हुआ है। When the registrar file the statement and make entry in the register, make entry in the of the firm and note for the date of presentation of the statement to be made, मतलब फर्म रजिस्ट्रार ने जिस दिन अपने रजिस्टर में क्या कर ली, एंट्री कर ली है, आपकी फर्म को अपने रजिस्टर में दर्ज कर लिया है, उस दिन फर्म का रजिस्टर माना जाएगा, ना कि जिस दिन आपने अप्लाई किया था उस दिन माना जाएगा, जिस दिन आपने स्टेटमेंट अप्लाई की थी। कोई डाउट है किसी को। आगे कहता है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। देखो मेरी बात सुनो, मैंने कहा था रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, नहीं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो क्या क्या लॉस है, वो लॉस बता रखे आपको, मजेदार। देखो नंबर 1, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। नॉन रजिस्ट्रेशन के क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट कंपल्सरी, आगे बेटा रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, but has become essential or desirable in view of the several adverse effects arising from the non-registration। समझा क्या। In other words, the unregistered firm and the partners suffer from many disabilities। The effect of non-registered firm are as under। अगर वो नहीं कराते हैं, unregistered firm है, तो बहुत सी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, no suit by partner against the firm।
अगर कोई पार्टनर का इन फ्यूचर आपस में कोई झगड़ा हो जाता है फर्म को लेके, ये लेके, वो कोई भी पार्टनर अपनी फर्म पे सर पार्टनर फर्म पे क्यों करेगा? अरे भाई साहब, भाई भाई पे करता है तो छोड़ दो, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। झगड़े होने की बात मैं बता रहा हूँ मैं अब। समझ आ गया? अगर फर्म का क्या नहीं है, नहीं है, तो कोई भी पार्टनर फर्म पर केस नहीं कर सकता। सुनो, एक इधर देखो सारे, नंबर 2 फर्म पार्टनर पे नहीं कर सकती। इधर देख लो सारे, अब उसमें क्या देखो लिखा, फर्म यो भी नहीं हो सकता और यो भी नहीं हो सकता। हो गया? पार्टनर फर्म पे नहीं कर सकता, फर्म दो, और पार्टनर पार्टनर पे भी नहीं कर सकता। कितने हो गए? 3। अब ये याद नहीं, आसान है, ये बराबर है ना, मेरे पार्टनर है मेरा। बोलो बात समझ आएगी? और फर्म थर्ड पार्टी भी नहीं कर सकती, ये सबसे बड़ा दिक्कत होगी। थर्ड पार्टी जो क्रेडिटर है, डेटर, किसी से कोई ट्रांजेक्शन हुई है, अगर फर्म ने किसी से पैसा लेना है तो 100 रुपए तक लेने ना तो कर सकती है, और अगर 100 रुपए से तो नहीं कर सकती। मजे ले गया ये 100 रुपए जब एक्ट बना था तब डिसाइड किए थे इन्होंने 32 में, अभी तक बढ़ाया नहीं, सब कुछ बढ़ गया, ये नहीं बढ़ा। बेटा नंबर मिलते हैं यहाँ पे 100 रुपए लिखने के, होता कुछ भी नहीं है। आई बात समझ? वो 10 रुपए में क्या होता है, समझ में आएगी नहीं? चलिए, नंबर 1 नो शूट बाय ए पार्टनर अगेंस्ट द फर्म, 1। नंबर 2 नो शूट बाय द पार्टनर अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर। बोलो समझ आएगी? ये लिखा हुआ है पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म, मतलब पार्टनर कौन है? अनरजिस्टर्ड फर्म का है, तो क्या करेगा? पार्टनर जो है वो किसका है? अनरजिस्टर्ड फर्म का, तो वो अनरजिस्टर्ड फर्म पे भी क्या नहीं कर सकता? केस नहीं कर सकता। और पास्ट और प्रेजेंट पार्टनर पे भी क्या नहीं कर सकता? केस नहीं कर सकता। नो शूट, समझ आ गया कि नहीं आ गया? नो शूट बाय अनरजिस्टर्ड पार्टनर अगेंस्ट द फर्म एंड अदर पार्टनर्स। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नो शूट बाय अनरजिस्टर्ड पार्टनर अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। नो शूट बाय अनरजिस्टर्ड पार्टनर, देखो अनरजिस्टर्ड पार्टनर का मतलब जब उसकी फर्म ही रजिस्टर्ड नहीं है, तो समझ आ गया? तो अनरजिस्टर्ड पार्टनर भी है ना, थर्ड पार्टी पर केस नहीं कर सकता। बोलो समझ आया कि नहीं आया? यहां पर तीनों दे दिए, देखो अनरजिस्टर्ड पार्टनर जो है ना तो फर्म पे कर सकता, ना अपने दूसरे पार्टनर पे कर सकता, और ना थर्ड पार्टी पे कर सकता। बोलो बात समझ आएगी? नो शूट बाय द फर्म अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। A unregistered firm cannot file a suit in any court to enforce his any right arising from the contract against the third party। मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी थर्ड पार्टी के साथ, किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है फर्म ने, गुड्स की सप्लाई का या परचेज का, और उसने कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया? ब्रीच। वो कहता ब्रीच के, मैं कोर्ट में जाऊंगा, कहता जा तेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्या जाएगा रे? अरे बोल लो। बट थर्ड पार्टी फर्म पे कर सकती है। भाई फर्म ने नहीं कराया, उसमें थर्ड पार्टी की क्या गलती है? मान लो पार्टनरशिप फर्म ने कोई ब्रीच कर दिया, सप्लायर के साथ, क्रेडिटर के साथ, किसी के साथ, प्रॉपर्टी कुछ भी एक्स वाई जेड, थर्ड पार्टी का लो जिससे जिससे ट्रांजेक्शन की। थर्ड पार्टी कहती देख तू ब्रीच कर रही है फर्म, मैं तेरे पे केस करूंगी, तो क्या केस करेगी रे? मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं रे, तो मत, तो वो प्रभाव तेरे पे पड़ता है, मेरे पे नहीं पड़ता। वो कर सकता है। फिर ऐसे तो कोई अपना रजिस्टर नहीं कराएगा, कहता कि मैं केस नहीं होता, मैं जो मर्जी करूं, देववर का हो जाएगा, फिर मैं जो मर्जी करूं। अरे बोलो समझ आया कि नहीं आया? थर्ड पार्टी कैन स्यू ओनली अनरजिस्टर्ड फर्म एंड इट्स पार्टनर, मतलब वो फर्म पे भी केस हो जाएगा और पार्टनर, उनके अधिकार खत्म हो गए। लेकिन बोलो समझ आया कि नहीं आया? बहुत हार्ड है, दिक्कत बहुत आएगी आपको। अनरजिस्टर्ड फर्म नोट शूट थर्ड पार्टी, बट थर्ड पार्टी यो तीर नहीं लगेगा, यो तीर लगेगा। समझा क्या? नो क्लेम ऑफ सेट ऑफ अगेंस्ट एक्सीडिंग रुपीज 100, ये अलग से पॉइंट लिखा हुआ है।
थर्ड पार्टी पे आप केस नहीं कर सकते। लेकिन आपने किसी से पैसे लेने हैं, क्या लेने हैं? पैसे लेने हैं। तो 100 रुपए तक है तो केस कर लेना, उससे ज्यादा तो मत करना। ए अनरजिस्टर्ड फर्म और एनी पार्टनर thereof cannot claim a set off or value exceeding rupee in proceeding institute against काट दो अगेंस्ट थर्ड पार्टी टू बी इन्फोर्स इज राइट अराइजिंग फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट। कैन नॉट है भाई साहब, सर ये लिखा सर इन्फोर्स करवा सकती है, वो पर देखो क्या लिखा है, कैन नॉट। सही कर लो, अगेंस्ट थर्ड पार्टी, सही कर लो इसको, अगेंस्ट थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी पर केस नहीं कर सकती। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? तो ये हमने नुकसान पड़े किसके? रजिस्ट्रेशन ना करवाने। तो इसमें जो जैसे बोला कि 100 रुपए तक का वो कर सकता है कि अब जब आप केस करेंगे तो अपना केस पे खर्चा लगेगा, वो ले सकते हैं नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते, वो तो अलग है, वो अलग है। वो मान आने का दावा भी कर सकता है कि मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी इसने, मेरी रिस्पेक्ट थी, गुडविल थी मार्केट में, मेरा नाम चलता था, मेरे को लोग नमस्ते करते थे, अब मेरा को देख के लोग मुंह फेर लेते हैं। ये सब जान गया। अब उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसके कुछ क्या है, अभी तक तो क्या बड़ा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। लेकिन फर्म रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो कुछ केस में वो कार्रवाई कर सकता है। वो क्या है वो सुनो, इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन दैट इज नॉन रजिस्ट्रेशन नॉट इफेक्ट द फॉलोइंग, मतलब अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ये अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। सेक्शन 69 ने अधिकार दिया हमारे को, किसने दिया? सेक्शन 60, राइट ऑफ थर्ड पार्टी टू स्यू द फर्म और एनी पार्टनर, ये आपने पढ़ लिया। मतलब क्या, राइट ऑफ द थर्ड पार्टी को केस करने, अलग से समराइज किया मैंने यहाँ पे, समझ आ गया? मतलब थर्ड पार्टी का राइट इफेक्ट नहीं होगा, थर्ड पार्टी तो केस कर सकती है। तूने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो फिर क्या हो गया, थर्ड पार्टी तो कर सकती है, अलग, समझ आ गया? राइट ऑफ ए पार्टनर टू स्यू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अगर फर्म का क्या करवाना है, बंद करवाना है, तो उसके लिए वो जा सकता है कोर्ट में। सर अनरजिस्टर्ड है, क्या है, लेकिन फर्म गलत काम कर रही है, फर्म में लॉस हो रहा है और नहीं रहना चाहता, फर्म को बंद करवाना चाहता तो जा सकता है। अगर फर्म इलीगल काम कर रही है, क्या कर रही है, तो कोई पार्टनर जाके फर्म पे केस कर सकता है? कहता अब कर सकता है। इलीगल काम बढ़िया है, ये तो अच्छा नागरिक है, एक ईमानदार नागरिक हमारे देश का, जो गैर कानूनी कार्यों के बारे में भारत सरकार को आगे बता रहा है, इसको तो इनाम भी देना चाहिए। बोलो बात समझ आएगी नहीं आएगी? तो कहता राइट ऑफ ए पार्टनर टू स्यू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म के क्या बेटा, डिसोल्यूशन के लिए जा सकता है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड फर्म, अगर फर्म क्या हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है, मतलब फर्म डिसॉल्व, जैसे पार्टनर रिटायर हुआ तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है, दोबारा से होता है ना बेटा, अरे बोलो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, तो अकाउंट क्या करने थे, सेटलमेंट करने थे, फाइनल पेमेंट किसको कितनी, वो कर ही नहीं रहे, उसके लिए जा सकते हैं। ठीक है। और रिलाइजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसॉल्व फर्म, फर्म क्या होगी, बंद होगी, तो उसमें जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी से पैसे क्या कर सकते हैं, वसूल कर सकते हैं। बोलो बात समझ आ गया कि नहीं? हाँ, उस चीज के लिए क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। बोलो समझ आ गया कि नहीं आया? मतलब डिसोल्यूशन के लिए जा सकते हैं और सेटलमेंट अकाउंट सेटल कराने के लिए जा सकते हैं और किसी प्रॉपर्टी से पैसा रिलाइज करने के लिए जा सकते हैं। बोलो बात समझ आएगी नहीं? अच्छा, फर्म डिसोल्यूशन में चलेगी, डिसोल्यूशन समझते हो, लिक्विडेशन में, बंद होने वाली है। तो मैंने कहा था जब फर्म बंद होती है ना, आप पढ़ोगे आगे, तो जैसे फर्म के पास लायबिलिटी बहुत ज्यादा है देने वाली, ठीक है, तो अब फर्म बंद हो रही है, मान लो क्रेडिटर ने केस कर दिया या किसी व्यक्ति ने, बैंक ने केस कर दिया फर्म पे कि हमारे पैसा नहीं आ रहा, तो कोर्ट आदेश देता है कि इस फर्म को क्या करो, बंद करो। तो फर्म जब ऐसे बंद होती है तो उसका वो वहां पर ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करता है, ये बात बताई मैंने, या लिक्विडेटर, कि आप इस सारी एसेट्स को, इंसॉल्वेंट में बताया ना, सारी एसेट्स को बेच के सबकी क्या करो, पेमेंट सीक्वेंस वाइज, और जो बच जाए तो दे देना, नहीं बचे तो खत्म। तो अब मान लीजिए कोई फर्म डिसोल्यूशन चली गई, फर्म क्या चली गई, डिसोल्यूशन में चली गई, तो मान लो कोर्ट ने कोई लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया, या ऑफिशियल रिसीवर बोलते हैं, लिक्विडेटर या ऑफिशियल रिसीवर कौन होता है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, कोई अधिकारी होता है ऊंची पोस्ट का, उसको बना के भेज देते हैं। अब वो क्या करेगा, एसेट्स बेचेगा, लायबिलिटी की पेमेंट करेगा।
अच्छा, उसको कोई दिक्कत आ रही है तो वो ऑफिशियल रिसीवर उस चीज के लिए केस कर सकता है, हाँ वो कर सकता है। वो कहता है ये फर्म में रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं तो ऑफिशियल हूँ, मैं तो गवर्नमेंट का आया हूँ, समझे, ये लिखा हुआ है। पावर ऑफ द ऑफिशियल असाइनी रिसीव और रिसीवर, ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर एक ही मतलब है। ऑफिशियल असाइनी को ना जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपॉइंट किया है, असाइनी या रिसीवर जो भी, ठीक है, लिक्विडेटर भी बोलते हैं इसको। To realize the property of an insolvent partner and to bring an action to behalf of the insolvent partner, समझ आ गया? इंसोलेंट पार्टनर के बिहाफ पे वो सारे काम कर सकता है, वो केस वगैरह कर सकता है, उसके राइट इफेक्ट नहीं होंगे अगर फर्म क्या है। राइट ऑफ द फर्म टू इंस्टीट्यूट ए शूट फॉर क्लेम फॉर सेट ऑफ नोट एक्सीडिंग ₹100, मतलब 100 रुपए तक का राइट है, देखो राइट 100 रुपए तक का राइट है, ठीक है। और अगला इसमें लिख लो, अगर फर्म इलीगल काम करती है, इमोरल वर्क करती है, तो कोई भी पार्टनर केस कर सकता है, लिख लो इसमें। सुनो बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, सुनो बेटा, इसमें यह बता रहा है कि फर्म की प्रॉपर्टी कौन सी होती है। सुनो बेटा ध्यान से, कहता है जो फर्म के बिजनेस में यूज हो रहा है, जो फर्म के हित के लिए, फर्म के इंटरेस्ट के लिए हमने खरीदी है, वो फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, जिसको फर्म यूज कर रही है। मान लीजिए कोई पार्टनर एडमिट हुआ, उसको 5 लाख रुपए कैपिटल लानी थी, तो लेकिन वो कैपिटल इन कैश नहीं थी उसके पास बिल्डिंग थी, प्लांट था, मशीनरी थी, वो लगा दी उसने, वो फर्म में क्या कर दी, कंट्रीब्यूट कर दी। तो याद है, प्लांट अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, 2 न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो एसेट्स क्या हो जाएगी, डी, और उसकी कैपिटल में क्या हो जाएगी, क्रेडिट। बोलो बेटा, कोई डाउट है क्या? पक्का? अरे बोलो, क्लियर है बात? तो अब जो उसने प्रॉपर्टी ये लेके आया, तो बताओ ये लैंड बिल्डिंग प्लांट जो नया पार्टनर लेके आया, वो किसकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी, फर्म की। फर्म जिस प्रॉपर्टी का यूज कर रही है बिजनेस को ड्राइव करने के लिए, चलाने के लिए, वो प्रॉपर्टी किसकी है, फर्म की। और गुडविल भी किसकी है, फर्म की, ये लिखा है इसमें बेटा। द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म और पार्टनरशिप प्रॉपर्टी मीन्स एंड इंक्लूड ऑल द प्रॉपर्टी राइट्स एंड द इंटरेस्ट एंड द गुडविल, इकट्ठा कर लो, गुडविल ऑफ द बिजनेस, ठीक है, गुडविल इकट्ठा वर्ड है बेटा, स्पेस नहीं है। गुडविल ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म टू विच द फर्म इज एंटाइटल्ड, जिसके ऊपर किसका अधिकार होता है, फर्म का। एंटाइटल्ड मतलब राइट, अधिकार। ऑल पार्टनर का मतलब फर्म का अधिकार होता है, समझ आ गया? पार्टनर्स आर फ्री टू डिटरमाइन बाय एग्रीमेंट, कहता पार्टनर को आजादी होती है, छूट होती है कि डिटरमाइंड बाय एग्रीमेंट द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, मतलब एग्रीमेंट से प्रॉपर्टी जो फर्म की है उसको क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम तेरी होगी, मेरी होगी, समझ रहे हो? उनको पूरा राइट होता है कि वो एग्रीमेंट में कुछ भी अपना फर्म का एसेट्स के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कुछ करना चाहे तो वो कर सकते हैं, ठीक है जी। बट इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बिटवीन द पार्टनर्स, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड द फॉलोइंग, समझ आ गया? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना हुआ कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये किसकी है, या क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो कहता है ये रूल लागू होगा, सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी बेटा, फर्म की। ऑल प्रॉपर्टी राइट एंड इंटरेस्ट ओरिजिनली ब्रोट इनटू द कॉमन स्टॉक ऑफ द फर्म, मतलब जो कॉमन स्टॉक मतलब लेके आए जो फर्म के अंदर, कंट्रीब्यूट की जिन्होंने, पार्टनर ने क्या की, कंट्रीब्यूट की, लिख लो ये कॉमन स्टॉक ऑफ द फर्म, कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब पार्टनर्स कंट्रीब्यूट इन द फर्म, तो फिर वो प्रॉपर्टी किसकी बन जाएगी, फर्म की। उसके बाद लिखा हुआ है बेटा, ऑल प्रॉपर्टी राइट एंड इंटरेस्ट एक्वायर्ड बाय द परचेज, जो प्रॉपर्टी फर्म ने क्या की है, परचेज की है, या अदरवाइज बाय और फॉर द फर्म फॉर द पर्पज एंड द कोर्स ऑफ द बिजनेस, जो प्रॉपर्टी उसके पास पड़ी है या एक्वायर की है या अदरवाइज किसी तरीके से आई है, मतलब किसी कैपिटल के बदले में प्रॉपर्टी ली है, समझ रहे हो?
तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी? फर्म की। और गुडविल भी किसकी है? फर्म की। ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट द सेक्शन स्टेट that the property of the firm include the word includes imply that the list of property is not exhaustive। मतलब कि इंक्लूड इम्प्लाइड, इसका मतलब कि ये भी शामिल होगा, ये भी शामिल होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये तीन ही शामिल होगा, अगर कोई और भी प्रॉपर्टी है तो वो भी क्या हो जाएगी? इंक्लूड हो जाएगी। ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट का मतलब, एग्जॉस्टिव लिस्ट का मतलब तो बस इतना ही, ना इसमें और कुछ, ना इसमें प्लस होगा ना इसमें। एग्जॉस्टिव लिस्ट जो होती है उसका मतलब होता है यही। मान लो 4 वर्ड लिखे हैं तो मतलब 4 ही है, 5वां नहीं आएगा। जब लिस्ट क्या होती है? एग्जॉस्टिव, मतलब एग्जॉस्ट होगी, खत्म होगी, बस इतनी है। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है? खत्म होना। एग्जॉस्टिव लिस्ट का मतलब होता है ये जो लिखा है वही आएगा, उसके अलावा। तो ये कहता है ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। अगर फर्म की कोई प्रॉपर्टी है तो वो इसमें इंक्लूड हो जाएगी। कोई डाउट है तो बोल दो। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। any property and right or interest brought into the original at the time of the commencement of the firm, as well as the property and the right or interest acquired purchased for the purpose and in the course of the business of the firm and goodwill of the business earned are included in the property in the firm। जो ऊपर लिखा हुआ है उसी को लिखा हुआ डिटेल करके यहाँ पे। वहां सेक्शन की लैंग्वेज में लिखा था, यहाँ सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। While determining the property of the firm, the real intention of the partners will be considered. Therefore, a mere use of property of a partner by the firm does not itself make the property of the firm unless it is intended to be treated as such। अगर कोई पार्टनर मान लीजिए कोई फर्म की प्रॉपर्टी यूज कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉपर्टी पार्टनर की बन जाएगी जब तक कि इनमें कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। मेरी बात समझ आएगी? फर्म की गाड़ी है, मान लीजिए वो अपने पर्सनल काम के लिए ले भी जाता है कई बार, तो उसमें इसका मतलब ये थोड़ा उसकी कार बन जाएगी वो। हाँ, उसने कह दिया कि भाई ये कार ठीक है, होता नहीं है कि नया पार्टनर एडमिट हुआ या डिसोल्यूशन हुआ या रिटायरमेंट हुआ तो कहता है एक पार्टनर मशीन ले गया, फर्नीचर ले गया, वो बात अलग है, फिर तो वो उसकी बन जाएगी। किसकी? अगर वो नॉर्मली यूज कर रहा है अपने पर्सनल काम के लिए तो फिर प्रॉपर्टी किसकी है? फर्म की है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करके लेके गया है तो फिर वो प्रॉपर्टी किसकी बन जाएगी? पार्टनर की। फिर तो एंट्री भी हो जाएगी, जो प्रॉपर्टी लेके गया है वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट, और उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट। सब पता है आपको, किया आप उन्होंने। द पार्टनर्स में भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट द पर्सनल प्रॉपर्टी। देखो, पार्टनर्स में भी कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को आप क्या करो? फर्म की प्रॉपर्टी मान लो, तो एंट्री डाल देगा, जो प्रॉपर्टी लाया DR2 उसकी कैपिटल क्रेडिट कर देगा। अरे बोलो बेटा। सिमिलरली पार्टनरशिप, समझ आ गया? तो इफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इज अलॉटेड टू द पार्टनर, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म की कोई प्रॉपर्टी वो किसको दे दी आपने? पार्टनर को दे दी, तो ठीक है, फिर हम उस पार्टनर की मानेंगे, वो फर्म की नहीं मानेंगे। अरे वही एंट्री बता रहा है, अगर लेके गया तो कैपिटल टू एसेट्स, और लाया तो एसेट्स, और नॉर्मल यूज कर रहा है तो फिर जिसकी है उसी की मानेंगे। अगर फर्म की थी, पार्टनर यूज कर रहा तो किसकी मानेंगे? फर्म की। और पार्टनर की थी पर्सनल, लेकिन कभी कभार नहीं होती थी तो फर्म में भी यूज हो जाते थे, तो वो मानेंगे किसकी? पार्टनर की। ये लिखा हुआ है वो, बस इंग्लिश में लिखा हुआ है। अरे बोलो। द पार्टनर में बी कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर एज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। कॉन्ट्रैक्ट से पर्सनल प्रॉपर्टी को किसकी प्रॉपर्टी बना सकते हैं? फर्म की। अब एंट्री क्या होगी? ये अकाउंट्स नहीं है ना, तो एंट्री मैंने बता दिया आपको। सिमिलरली इफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इज अलॉटेड टू द पार्टनर, मतलब फर्म की प्रॉपर्टी किसको अलॉट की जाती है? पार्टनर को। इट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पार्टनर। मोreover वेयर सर्टेन प्रॉपर्टी इज परचेज विद द पार्टनरशिप मनी। समझ आ गया? अगर आपने पार्टनर को प्रॉपर्टी अलॉट कर दी तो पार्टनर की प्रॉपर्टी बन जाएगी। उसके आगे कहता है सर्टेन प्रॉपर्टी परचेज विद द पार्टनरशिप मनी। पार्टनरशिप के पैसे से कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी, मतलब फर्म के पैसे से कोई प्रॉपर्टी खरीदी, बट इन द नेम एंड फॉर द पर्सनल पर्पज। बट आपने पर्सनल पार्टनर के नाम से और उसके पर्सनल पर्पज के लिए खरीदी, मतलब सीधी सी बात, उसको बाइक लेनी थी किसी पार्टनर को, एक्स को, और एक्स के पास पैसे नहीं थे। अब उसने पेमेंट करवा दी फर्म से, और वो जो कार खरीदी है, जो बाइक खरीदी है, वो पर्सनल पार्टनर ने खरीदी अपने बेटे के लिए। समझ आ गया? एंट्री क्या होगी बताओ? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। टेंशन मत लेना, हाँ ये वही है सब कुछ। मतलब फर्म ने पैसे निकाले अपने पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए, और को एसेट्स, एसेट्स, ओ भाई रुक जा, फर्म के एसेट्स नहीं है, पर्सनल ड्रॉइंग मानेंगे। क्या मानेंगे? द पर्सनल पर्पज ऑफ पार्टनर इट बिकम द पर्सनल प्रॉपर्टी। बोलो सही बात है, उसकी पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी है वो। यस।
of the partner and such partner will become a debtor of the firm to the purchase of money। कहता है इसका मतलब उसने फर्म को पैसे देने हैं, और अकाउंटिंग करते तो अपने उसको क्या मान लेते, ड्राइंग मान लेते। मतलब एक तरीके से उसने फर्म से क्या लिए, उधार दिए, वो देनदार है फर्म का। मतलब ये डेटर क्रेडिटर एसेट, डेटर एसेट्स होता है, और भाई डेटर का मतलब देनदार है वो फर्म का। या इंग्लिश में यूज हुआ डेटर, वो अकाउंट्स में नहीं यूज। बोलो समझ आएगी नहीं आया? कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं। बट सेक्शन 14 किसका है? प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म का। क्लियरली स्टेट दैट अनलेस द कंट्रेरी इंटेंशन, कंट्रेरी वर्ड मैंने कहा था बार बार आएगा, कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कंट्रेरी इसके मतलब कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ, कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर प्रॉपर्टी एंड राइट एंड द इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी एक्वायर्ड विद मनी बिलोंगिंग टू द फर्म आर डीम्ड टू हैव बी द एक्वायर्ड ऑफ द फर्म। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और फर्म के पैसे से कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और कुछ भी नहीं लिखा तो वो प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी? फर्म की मानी जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज होना बेटा, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी हेल्ड एंड यूज्ड बाय द पार्टनर एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस। होता भी यही है कि बिजनेस की प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी फर्म के लिए ही यूज होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है लोग, आगे बात सुने, चैप्टर हो गया खत्म। नेक्स्ट चैप्टर, इसको एक बार पेज को 1 सेकंड वापस रीड कर लो। क्या क्या टॉपिक पढ़े हमने, क्या क्या टॉपिक पढ़े इसमें बताओ। पहला टॉपिक क्या पढ़ा था? हैं? दूसरा रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म में क्या था? आइज क्लोज करके गो थ्रू करो। देखो सोना नहीं है, सुन लो मेरी बात। अब मैंने 2 मिनट में कहा गो थ्रू करो, कई बच्चे ना नहीं, आपने बोलना नहीं है। रजिस्ट्रेशन का क्या था? 60, 61, 62, 63, 162, ठीक है, उसमें टाइम लिमिट है, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके सारा पढ़ के उसको आइज क्लोज करके गो थ्रू करो जल्दी से, 1 मिनट के अंदर, जल्दी करो। नेक्स्ट चैप्टर थर्ड, चैप्टर सेकंड हो गया। चैप्टर थर्ड, टाइप ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनर, मतलब पार्टनरशिप फर्म कितने टाइप की होती है और पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अभी याद होएगा, देखो पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स टाइम, मतलब आपने पार्टनरशिप की तभी आपको पता था कि भाई अपनी पार्टनरशिप है 2 साल के लिए बस। उसके बाद अगर फ्यूचर में अगर अपने का जची तो अपने दोबारा से नई कंटिन्यू कर लेंगे, नहीं तो तू। और वैसे भी मैं 2 साल बाद मेरा वीजा आ जाएगा, मैं फॉरेन जा रहा हूँ, इसलिए मैं 2 साल के लिए पार्टनरशिप कर रहा हूँ। समझ रहे मेरी बात को? तो आपने पार्टनरशिप की टाइम पहले क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो उतने पीरियड की ही रहेगी। अगर कई बार कहता है कि जब तक चलेगी बढ़िया निभेगी तब तक निभा लेंगे, तो होती है एट विल, इच्छा, एट विल। जब तक पार्टनर्स के आपस में क्या रहेगी, इच्छा रहेगी, तब तक वो पार्टनरशिप चलती रहेगी, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स टाइम व्हेन ए पार्टनर, सर ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पहला टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है। देखिएगा बेटा, वेयर द पार्टनर फिक्स द ड्यूरेशन ऑफ ए पार्टनरशिप बाय एन एग्रीमेंट, इट इज सेड टू बी पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स टर्म। वो एग्रीमेंट से अपना पार्टनर अपना पीरियड क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाती है, फिक्स पार्टनरशिप पीरियड। सच पार्टनरशिप कम टू एंड एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, जैसे ही वो समय पूरा होता है तो पार्टनरशिप क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इफ द फर्म कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द दैट टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप बिकम पार्टनरशिप एट विल। ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट मैंने क्या रखी, अगर पार्टनरशिप का टाइम पीरियड क्या था, फिक्स था, और वो फिक्स टाइम क्या होगा, खत्म, उसके बाद भी पार्टनरशिप क्या है, स्टार्ट है, तो किसी पूछो वो कहेगा बेकार है, इलीगल है, ना ना ना, फिर वो पार्टनरशिप एट विल मानी जाएगी। इसलिए अंडरलाइन किया हुआ, क्या मानी जाएगी भाई, उन्होंने ड्यूरेशन तो खत्म हो गया, अब वो अपनी इच्छा से आगे चल रहे हैं, जब तक इच्छा चलती रहेगी चलती रहेगी, जब इच्छा खत्म हो जाएगी दोनों की, ठीक है। हाउएवर द म्यूचुअल म्यूचुअल राइट, कई जगह स्पेस दिक्कत आ जाती है, समझ जाएगा आप थोड़ा सा। हाँ, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर्स रिमेन द सेम एज दे वर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स, मतलब पीरियड एक्सपायर होने से पहले जो राइट ऑफ ऑब्लिगेशन थे वही पीरियड राइट ऑफ ऑब्लिगेशन बाद में रहेंगे, एट विल में भी। बोलो समझ आएंगे? बिल्कुल सिंपल है। पार्टनरशिप एट विल पढ़ाऊं क्या? हाँ बेटा। अब जैसे कोई पार्टनर है, तो आपने पूरा 2 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट है, तो 2 साल में अब ए और बी पार्टनर है, ए ने मशीनें वगैरह सारी खुद लेके आया, उसके पास पड़ी थी, तो जब वो 2 साल बाद वो कर देगा, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, तो जो मशीन है वो ए लेके जाएगा या उसकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें बटेगा? एज पर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो उन्होंने एग्रीमेंट किया। अगर एग्रीमेंट नहीं किया तो मशीन है किसकी, ए की। है फर्म की,
बट भाई साहब बेटा फिर वही बात है, जब वो लाया था तब क्या एंट्री थी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये एंट्री होती है ना, चाहे कोई भी लाया हो, वो बन किसकी गई। हाँ, रिटायरमेंट पे वो उनका क्या होगा, बंटवारा होगा, भाई ये तू ले ये मैं लूंगा, ये तू ले ये मैं लूंगा, मेरी समझ में आई। या उसको क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे, जो उससे पैसे आएंगे वो लेंगे, वो कैपिटल अकाउंट बनेगा उनका। समझाई मेरी बात। सर अगर लड़ाई होगी तो वो कोर्ट और वो कचहरी और केस, वो तारीख। पार्टनरशिप एट विल, वेयर नो प्रोविजन इज मेड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनरशिप फॉर द ड्यूरेशन, अगर टाइम के बारे में कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ है पार्टनरशिप का, फॉर ए डिटर्मिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप ऑफ द एट विल, अगर कोई टाइम वगैरह फिक्स नहीं किया होता, पार्टनरशिप क्या मानी जाएगी, एट विल मानी जाएगी। द मेन प्रोविजन रिगार्डिंग सच पार्टनरशिप आर एज अंडर, इसके मेन प्रोविजन क्या होते हैं, नंबर 1 कोई ड्यूरेशन नहीं होता, नो ड्यूरेशन। नंबर 2 एग्जिस्टेंस डिपेंड ऑन द विल, पार्टनर की इच्छा पे उसकी एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है। थर्ड रिटायर बाय गिविंग नोटिस, मतलब कोई भी पार्टनर जाना चाहे तो अपने नोटिस देके रिटायर हो सकता है और नोटिस देके फर्म को बंद कर सकते हैं, ठीक है क्या। Where the partnership is at will, the firm may be dissolved by the partners by the giving notice in writing or his intention to dissolve the firm to all the other partners। अगर एट विल है तो कोई भी पार्टनर फर्म को डिसोल्व करना चाहता है तो नोटिस देके या अपनी इच्छा जाहिर करके ये बात बता सकता है। कोई डाउट है क्या, कुछ भी लो वाला बात नहीं है, जस्ट सिंपल रीडिंग है। फिर थर्ड है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं पार्टनरशिप फर्म है, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है गंगानगर से हनुमानगढ़ रोड बनाने का, या फ्लाईओवर बनाने का, या अंडरब्रिज बनाने का, तो वो होती है बेटा पर्टिकुलर पार्टनरशिप, मतलब पर्टिकुलर वर्क के लिए लिया है, तो जैसे ही वो वर्क होएगा वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी। When a person become a partner with the another person in a particular adventure or undertaking, adventure का मतलब कार्य है, जो adventure लिया है उन्होंने काम लिया है, और undertaking is called a particular partnership। for the instance example के लिए A और B enter into partnership to produce a firm, it is a particular partnership where a particular partnership continue even after the completion of the adventure, the partnership become the partnership at a will। मतलब जो कार्य के लिए उन्होंने जो ठेका लिया था, कॉन्ट्रैक्ट लिया था, वो पूरा हो गया, उसके बाद भी वो पार्टनरशिप को क्या कर रखा है, स्टार्ट रखा, तो वो क्या बन जाएगी, एट विल बन जाएगी। बट इन सच केस म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ द अदर एडवेंचर रिमेन द सेम एज द वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिनल एडवेंचर। उसके बाद मान लीजिए एक एडवेंचर कंप्लीट हुआ, एक वर्क टास्क दूसरा टास्क ले लिया, तो अगर उनकी ड्यूटी राइट वैसे ही चलते रहेंगे जैसे पहले चलते थे। कोई डाउट, 3 है, फिक्स है, एट विल है और एट ड्यूरेशन। कोई डाउट है क्या, खत्म। ये किसके टाइप थे, अब पार्टनर के टाइप, बड़े आराम से पढ़ना, बहुत ही इजी है। पार्टनर के टाइप नंबर 1 एक्चुअल पार्टनर। एक्चुअल पार्टनर वो जो एक्चुअल में पार्टनर है, राम श्याम मोहन 3 पार्टनर है तो वो एक्चुअल पार्टनर हो गया। एक्चुअल पार्टनर या एक्टिव पार्टनर या ओस्टेंसिबल पार्टनर, इनको एक ही मतलब, जो एक्टिवली बिजनेस के फॉर्म में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, पता है ये सबको, ठीक है। हु बिकम द पार्टनर इन द फॉर्म बाय एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट से फर्म में क्या बने, पार्टनर एक्टिवली बिजनेस के मैनेजमेंट में, बिजनेस के कार्य में, रन करने में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, वो क्या है, एक्टिव पार्टनर है और एक्चुअल पार्टनर है या ओरिजिनल पार्टनर है। समझ आ गया। नंबर 2 स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, सबको पता है, स्लीपिंग पार्टनर पता था, उसी को डोरमेंट भी बोलते हैं। जो उसने कैपिटल लगाई है, फर्म में पार्टनर है, पीएसआर में उसका हिस्सा है, बट जो फर्म के मैनेजमेंट में, फर्म को रनिंग करने में पार्टिसिपेट नहीं करता। पार्टनर कहता मैं पैसा लगा दूंगा, सब कुछ है, लेकिन मैं भाई साहब आऊंगा नहीं क्योंकि मेरे खुद के बिजनेस और भी हैं। दैट इज स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट। कोई डाउट है किसी को, चलिए। नॉमिनल पार्टनर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। कई बार क्या होता है, एक पार्टनरशिप फर्म बनी और वो फर्म कहती है कि अगर ये व्यक्ति हमारी फर्म में इसका नाम जुड़ जाए तो हमारी फर्म की ग्रोथ हो जाएगी। आपको ये पता लग जाएगा कि ये सेंटर नरेंद्र मोदी का सेंटर है, तो बच्चा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, 100% बढ़ेगा। तू हो गया पागल, तेरा कुछ नहीं हो सकता, अकल आ गया तू, बोलो बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा भाई साहब। मोदी जी के सेंटर, कोई वैकेंसी आएगी गवर्नमेंट तो सरकार उनकी काम उनका, अपने तो नौकरी पक्की है।
बोलो गलत बात है क्या? उनको तो पता होगा पेपर क्या आएगा। अरे बोलो ना, मतलब बेनिफिट नजर आ रहा है? बोलो बेटा। हम अपने बहुत ज्यादा क्लोज रिलेटिव को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं या कोई चीज देना चाहते हैं, तो हम मिठाई लेनी है मान लो, तो हम कौन सी दुकान में बहुत ज्यादा क्लोज, जो आपकी लाइफ में सबसे पहले है, लाइफ में जिस पे जबरदस्त सबसे अच्छी हो, उस पे जाओगे। बोलो बेटा, क्यों जाते हो? ब्रांड नेम में आपको ट्रस्ट है उस पे, उसकी क्वालिटी पे क्या है? ट्रस्ट। और पड़ोस की आंटी आ जाए तो बात समझ आएगी नहीं? क्लियर है ना? तो कई बार फर्म को अपनी गुडविल ब्रांड बनाने के लिए एक बहुत बड़े नेम को क्या कर लेती है, अपने साथ ऐड कर लेती है। उसको क्या कर लेती है? ऐड कर लेती है। अब जैसे गंगानगर में क्या चल रहा है, कोई भी कॉलोनी कटती है तो रिद्धि सिद्धि वाले का नाम यूज करती है। हालांकि इवन वो लैंड, एग्रीकल्चर लैंड किसी और की होती है, उस व्यक्ति ने काटना है, लेकिन लोगों का एक ट्रस्ट बना हुआ है रिद्धि सिद्धि पर, कि अगर रिद्धि सिद्धि वाला आया है तो इस कॉलोनी की डेवलपमेंट 100% होगी होगी। जो प्लॉट 20 लाख का है, अगर उसके आगे लग गया रिद्धि सिद्धि, तो वो प्लॉट हो जाएगा 50 लाख का। गंगानगर की ये धारा है और कामयाब भी हो रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सी पहले कॉलोनी करती थी, तो उन्होंने अपने प्लॉट काटे, अपने घर चले गए। उसके बाद नाली कोई बना नहीं रहा, पार्क की साफ सफाई नहीं है। पार्क था तो पार्क रखा था, लेकिन वो ऐसे ही है, उसमें कोई घास नहीं, कोई पौधे नहीं, कोई लेना नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई लेना नहीं, कोई नहीं संभाल रहा उसको वैसे ही। और ये क्या करते, प्रॉपर हर बिल्कुल पूरी कॉलोनी को मेंटेन करवाते हैं अभी तक, एट प्रेजेंट तक। स्ट्रीट लाइट खराब होगी, फटाफट चेंज होगी, पूरी कॉलोनी की क्लीनिंग होगी। सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे रखे हुए हैं। आप गए होंगे इधर, देख घूमने गए होंगे आप, उसमें गए होंगे, सीसीटीवी वो खुला है, हाँ खुल गया ना वो मैगडी, समझ रहे ना? मैगडी वहीं खुला है, रिद्धि मॉल भी वही है, मॉल में भी घूम के आए होंगे आप। हाँ वो तो बताइए मेरे को, है बेटा, पीवीआर भी वही है। देखो कितना कुछ लेके आया वो, अपनी कॉलोनी में लाया, अपनी कॉलोनी को डेवलप करने के लिए, समझ रहे हो? तो वहां जब खुला तो प्लॉट 2 लाख 3 लाख का था, आज वहां प्लॉट 1 करोड़ रुपए का खाली प्लॉट है। अरे बोलो ना। तो अब आ जाओ टॉपिक पे, नॉमिनल पार्टनर। मतलब आप एक अच्छा नेम है जिसका, उसको अपना पार्टनर शो करते हो, एक्चुअल पार्टनर होता नहीं है। अपना ब्रांड बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई कॉलोनी किसी ने काटी और वो उसकी पर्सनल है, लेकिन वो रिद्धि सिद्धि वाले का क्या कर रहा है, नाम यूज कर रहा है, ताकि मेरे भी यहाँ पर फटाफट सेल हो जाए। ठीक है, तो वो नॉमिनल, हालांकि एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, तो क्या कहलाएगा, नॉमिनल पार्टनर। बताओ नॉमिनल पार्टनर की फर्म की कोई लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी मानी जाएगी? मानी जाएगी भाई साहब, तेरे ना कहने से, क्योंकि लोगों ने तो उसके नाम से खरीदा है, उसने नाम यूज क्यों करने दिया अपना? अगर जब वो था नहीं था, अपना नाम यूज करने के लिए मना करना चाहिए था। बोलो बेटा, साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। पैसे तो लेगा ही वो नाम यूज करने। वो बेटा अंदर की बात है, मैं जो तेरे को बता रहा हूँ वो सुन। वो पैसे ले, जमीन ले, जायदाद ले, वो छोड़ दे, ठीक है? टॉपिक समझ। टॉपिक ये है, मैं कह रहा हूं कि उसका नाम यूज किया है, एक्चुअल वो पार्टनर नहीं है, तो क्या कहलाएगा, नॉमिनल। मेरे को नॉमिनल पार्टनर समझाना है, समझा क्या? वो एक्चुअल में पैसे नहीं लगाए, एक्चुअल पार्टनर नहीं है, लेकिन उसका नेम यूज हो रहा है एज ए पार्टनर, तो वो क्या कहलाएगा, नॉमिनल पार्टनर। पहला केस समझ आ गया? दूसरा केस, क्या फर्म की कोई लायबिलिटी है, उसमें हिस्सेदारी होगी? होगी, क्योंकि उसका नेम यूज हो रहा है। अगर उस नेम यूज नहीं करवाना था, तो जैसे ही नेम यूज हो उसी टाइम उसे नोटिस देना था, यार हेलो, इसमें मेरा कोई भी हित इंटरेस्ट नहीं है। अब पढ़ो, a nominal partner is one who lead his name of the firm without having any pecuniary interest in the business। Pecuniary मतलब important, उसमें कोई भी उसका हित इंटरेस्ट नहीं है। neither he invest money in the firm nor his share of the profit, ना ही उसने पैसा लगाया है और ना ही उसका प्रॉफिट में हिस्सा है। फिर नाम यूज क्यों हो रहा है? जो तू कह रहा है वो हुआ होगा, समझ रहे मेरी बात को? उससे कोई मतलब नहीं है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म,
ही इवन डज नॉट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, और फर्म के कार्य में भी भाग नहीं लेता। बट ही लाइबल लाइक एक एक्चुअल पार्टनर, ऐसा लगता है कि वो एक्चुअल क्या है, टू द थर्ड फॉर ऑल द डेट ऑफ द फर्म, वो थर्ड पार्टी और सबके प्रति वो फर्म की जो लाइबिलिटी है, डेट है, लोन है, उसके लिए जिम्मेवार रहेगा। लोग तो उसका चेहरा देख के दे रहे थे पैसे फर्म को, ठीक है जी। उन्होंने प्लॉट बुक किया एडवांस सभी के, कि हम ये प्लॉट है, ये देंगे, इतने साइज का प्लॉट देंगे, ये बना के देंगे, ये बना के देंगे, पार्क होगा, ये होगा, टेनिस कोर्ट होगा, बैडमिंटन कोर्ट होगा, ये ग्राउंड होगा, वो ग्राउंड होगा। सब लोगों ने फ्लैट बुक करा लिए, पैसे दे देंगे फटाफट, और फिर सुबह उठे तो थे ही नहीं, वो कहाँ गए। रहती हवा सा था वो, ढूंढो उसे, ढूंढो, ढूंढो कहाँ गया, समझ रहे हो, ठीक है ना। डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड पार्टनरशिप, वो हालांकि वो पार्टनर होता नहीं है, लेकिन एक वर्ड क्या है, नॉमिनल, ये आना चाहिए आपको, बिल्कुल सिंपल है, इसमें टाइम खराब कर रहे हैं वैसे अपने। एक्चुअल पार्टनर, दूसरा स्लीपिंग, तीसरा नॉमिनल, चौथा पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। वो एक पार्टनर आता है कि मैं फर्म में पार्टनर बनूंगा, मैं कैपिटल लगा दूंगा, जो कहेगा वो कर दूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं सिर्फ प्रॉफिट होगा उसमें हिस्सेदार हूं, लॉस हुआ वो तुम्हारा है, मैं लॉस में हिस्सेदार नहीं हूं। बोलो सही है, बिल्कुल पार्टनर मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि अगला आया तब यही आया कि अपना रेशियो क्या है, 5:3:2, मेरे को 2 दे देना, आप 2/10 दे देना, 5:3 to 2/10, लेकिन लॉस हुआ तो मैं उसमें हिस्सेदार नहीं, लॉस तुम दोनों का, मैं सिर्फ हिस्सेदार किसमें हूं, बोलो पार्टनर है, हाँ है, सभी जिम्मेवारी सब एक्चुअल पार्टनर मानेंगे, ठीक है। लेकिन बस वो सीधा इसमें ये लिखा हुआ है प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, अगर इन फ्यूचर फर्म को लॉस होता है तो उसकी कोई देनदारी नहीं होगी, बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स को बांटेंगे। कोई डाउट किसी को? सब पार्टनर, पार्टनर का पार्टनर, सब पार्टनर क्या होता है, एबीसी पार्टनर थे, ठीक है, एबीसी क्या है, पार्टनर है, एक्चुअल पार्टनर एबीसी है। सी ने पैसा लगाया था फर्म के अंदर, तो सी ने क्या किया, जब पैसा लगाया तो उसके पास कम थे, तो उसने बात की राम से, राम मैं एक फर्म में पार्टनर बन रहा हूँ। कहता अच्छा थोड़े पैसे दे दे। कहता कितना इंटरेस्ट लेगा? कहता इंटरेस्ट नहीं, जो तेरे को प्रॉफिट आया ना उसमें से 40% तू मेरे को दे देना। तो कहता ठीक है, तो पार्टनर का पार्टनर बन गया। अच्छा बताओ, डी पार्टनर कौन है, सी ने अपना पार्टनर किसको बना लिया, राम, तो वो सब पार्टनर है। बोलो राम फर्म के अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता, ध्यान रखना, वो फर्म का पार्टनर नहीं है, क्या है, पार्टनर का पार्टनर है। तो पार्टनर पार्टनर जाके साइड में जो बजी हुआ, फर्म का हिसाब ले सकता है? नहीं ले सकता। समझ में आ गया कि मेरी बात? ध्यान सुनो, ये सब पार्टनर इज नॉट ए पार्टनर इन द फर्म। वाओ, बोलो सही है कि नहीं है? अब क्वेश्चन आ गया, ये सब पार्टनर इज द पार्टनर ऑफ द फर्म, आपको ट्रू, नो, फॉल्स, अरे बोलो, बट ए पार्टनर इज द फर्म, a sub partner is not a partner in the firm but a partner in the firm. Thus a sub partner is the person who get a share in the profit derived by the partner. बात समझ आ गई मेरी बात? ड्राइव बाय द पार्टनर। इसकी ग्रारी फंस गई तेरी ग्रारी, उस लाइन पे फंसी है, मेरे को पता है तेरी, मेरे को शक्ल पता है इसकी। फ्रॉम द फर्म, ए सब पार्टनर इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द फर्म। तेरी एक सबसे बड़ी कमी है, तो वहीं रुक जाता है, दुनिया आगे बढ़ जाती है, जैसे मैं आगे बढ़ा वैसे तू भी बढ़ जाता आगे, और बाद में पूछ लेता इंप्रूवमेंट कर, जय श्री श्याम। ए सब पार्टनर इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द फर्म, समझाया? एक सब पार्टनर जो है वो फर्म से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता, एंड डज नॉट हैव म्यूचुअल एजेंसी विद द एनी पार्टनर ऑफ द फर्म, देयरफॉर ही कैन नॉट बाइंड द फर्म बाय हिज एक्ट। फर्म के कार्यों के प्रति वो जिम्मेवार नहीं होता। He does not neither enjoy any right against the firm nor does carry of the duty of the business of the firm। ना ही फर्म के उसके राइट होते हैं, ना ही उसके ऑब्लिगेशन होते हैं, ना ही उसकी कोई ड्यूटी होती है। अब सुनो, ए सब पार्टनर इज नॉट ए पार्टनर इन द फर्म बट ए पार्टनर इन द फर्म। ये लिखा है कि वो फर्म में पार्टनर, हम उसको कहता वो, इसमें लिखा हुआ है ए सब पार्टनर इज नॉट पार्टनर इन द फर्म, फर्म में पार्टनर नहीं होता, बट ए पार्टनर इन द फर्म, बट ए फर्म में पार्टनर होता, फर्म का पार्टनर नहीं होता। समझ आ गई? फर्म में पार्टनर होता है, फर्म में पार्टनर तो ऐसे हो गए ना, पार्टनर का पार्टनर है, इसलिए फर्म को प्रॉफिट होगा तो मतलब उसको, मतलब उसका इंटरेस्ट इनडायरेक्टली, उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, बट डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है, उसके थ्रू है वो। अरे बोलो,
बात समझ आएगी नहीं आई? चलिएगा, क्लियर हो गया। पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट अपने आप को पार्टनर शो करता है फर्म। स्टॉपल वर्ड मैंने बहुत बार अपने आप को वो कहता है ये कार मेरी है, मैं बेच रहा हूँ, खड़ा खड़ा देख रहा है माली साहब, तो उसे शो स्टॉपल आया कि नहीं आया बोलो। मतलब कोई व्यक्ति, किसी को आदत है शेखी मारने की, देव जैसे कि उसको शेखी मारने की आदत है मान लो, ठीक है। एक मॉल था, कहता ये मॉल तो हमारा है, मेरे चाचा जी का है और मैं इसमें पार्टनर हूं। ये मॉल मेरे चाचा जी का है और मैं इसमें क्या हूं, एक तो नहीं गाड़ी खड़ी बढ़िया सी, उसके पास खड़े हो जाते जाके फोटो कराते हैं, शो करते भाई हाँ ये गाड़ी तो मेरी है। तो कहता है कि ये फर्म है, कहता है ये फर्म, अच्छा इसमें मैं पार्टनर हूं, ये फर्म मेरी है, मैं तो पार्टनर उसमें। अच्छा जी, अपने आप को शो कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। और एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है। एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है, बट वो पार्टनरशिप फर्म में बेटे अपने आप को क्या शो कर रहा है, पार्टनर शो। कोई डाउट है बोलो बेटा? नो सर। अब देखो, अब वो अपने आप को क्या शो कर रहे हैं, पार्टनर शो करता है। तो वो पार्टनरशिप ज्वाइंटली एंड सेवरली ओनली दो पार्टनर, समझे? ज्वाइंटली मतलब ये रहने दे बस। ज्वाइंटली मतलब सारे पार्टनर इकट्ठे क्या है, जिम्मेवार है। सेवरली का मतलब इंडिविजुअल भी, ये वर्ड बहुत बार आएगा, ज्वाइंटली एंड सेवरली। ज्वाइंटली का मतलब संयुक्त रूप से, मतलब ABC पार्टनर है 3 और वो क्या था स्टॉपल वाला, तो चारों जिम्मेवार है ज्वाइंटली किसी वर्ग के लिए, और उसको इंडिविजुअली भी जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। याद है यानी पार्टनरशिप पर था, किसी एक पार्टनर ले लो वो उनसे, समझ आ गया? तो ये ध्यान रखना उसकी, ये रहेगा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट मार्क करो। When a partner who is not a partner in firm but held liable as a partner in the firm under the certain circumstances, such a person is said to be partner by estoppel or holding out. स्टॉपल बोल रहे हैं, होल्डिंग आउट मतलब अपने आप को क्या शो कर रहा है, पार्टनर। इसको बोलते हैं प्रदर्शन द्वारा साझेदार, ठीक है। ए पर्सन इज हेल्ड लाइबल एज ए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट व्हेन, कहते हैं एक पर्सन को स्टॉपल या होल्डिंग आउट के द्वारा हम क्या मानते हैं, लाइबल मानते हैं कब, नंबर 1 ही बाय स्पोकन और रिटर्न वर्ड्स और बाय कंडक्ट, उसने बोला है या ऐसे रिटर्न में किया है, या उसके आचरण से, कंडक्ट से, उसके व्यवहार से ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, फर्म का, तो उसका इनाम भी तो मिलेगा रिप्रेजेंट करने का उसको, ठीक है। और ही इज नोइंग वो अच्छे से पता है, उसको जानता है, परमिट हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेटेड एज ए पार्टनर इन द फर्म, और अपने आप को फर्म का रिप्रेजेंटेटिव मतलब शो कर रहा है। एनी अदर पर्सन हैविंग फेथ, और दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर विश्वास कर रहा है और उस विश्वास के कारण उस फर्म के साथ कोई क्या कर रहा है, ट्रांजेक्शन कर रहा है, गिव क्रेडिट टू द फर्म, फर्म को पैसा उधार दे रहा है। इन दिस कनेक्शन इट इज इमेटीरियल, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इमेटीरियल जो इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज इमेटीरियल वेदर द पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ और रिप्रेजेंटेड टू द बी ए पार्टनर डज और डज नॉट नो द रिप्रेजेंटेशन हैज रीच्ड द पर्सन सो गिविंग द क्रेडिट, मतलब वो सूचना उस तक पहुंची या नहीं पहुंची, इस बात से कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन वो अपने आप को क्या कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। ए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बिकम लायबल ज्वाइंटली एंड सेवरली, मतलब संयुक्त रूप से और अकेले, ओनली टू द पर्सन हु हैव गिव क्रेडिट टू द फर्म ऑन द फेथ ऑफ हिज रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसकी रिप्रेजेंटेशन से क्या क्या है, विश्वास। अब मैंने मान लीजिए कोई फर्म को लोन दे रहा हूं, मैंने कहा यार मैं तुम्हें जानता नहीं, कहता तू जानता नहीं हमारी फर्म को, कहता नहीं, कहता राम हमारा पार्टनर है, कहता अच्छा वो राम आपका पार्टनर है जो अयोध्या से है, कहा हाँ। उसने फोन किया राम को, कहता यार आप इतनी बड़ी फर्म में पार्टनर हो, राम भी पॉइंट मौका है रेपुटेशन बनाने का, कहता हाँ हाँ हाँ। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बट सच पार्टनर इज नॉट वे बिकम ए पार्टनर ऑफ द फर्म, प्रदर्शित कर दिया, लेकिन समझ आ गई, ही इज नॉट इंटाइटल टू एनी राइट, उसको ऐसे नहीं, अब वो पार्टनर बन गया, अब कहता चलो ठीक है पार्टनर तो शो कर ही दिया, मैंने जिम्मेवारियां भी निभाई है, ऐसे करो मेरे प्रॉफिट में भी हिस्सा दे दो, एसेट्स में हिस्सा दे दो,
गुडविल में से हिस्सा दे दो, कुछ नहीं मिलेगा, इधर भी यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लाइबिलिटी मिलेगी ना तो कुछ नहीं मिलेगा बेटा, ना प्रॉफिट मिलेगा, ना गुडविल मिलेगी, ना शेयर मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगी, जिम्मेवारी। हाँ, इंपोर्टेंट मार्क कर लेना इसको, कोई डाउट है किसी को? अब इसके कुछ एक्सेप्शंस है, अपवाद है। अगर किसी पार्टनर उसकी डेथ हो जाती है और डेथ के बाद उसका नाम यूज करते कि वो हमारा पार्टनर था, बहती हवा सा था वो, तो फिर उसके या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कोई जिम्मेवारी नहीं। अब वो बेचारा रोकने थोड़ा आएगा, उसको शो कर रहे हैं, कर सकते हैं। लिखा है तो कर सकते हैं, तभी तो कह रहा है लोग क्या क्या नहीं कर सकते, हर तरीके के प्राणी हैं। लीगल नहीं है गलत तो बहुत कुछ है तू कर रहा वो। हाँ, जय श्री श्याम, उसमें क्या है, है। सभी गलत है। अधिक कैसे बैठे यार, सही क्यों है? अगर तो सही था तो सही नहीं होना चाहिए था। मतलब गलत तो बहुत कुछ होता है बेटा, आपकी नजर में सही है, दुनिया की नजर में गलत है, दुनिया की नजर में सही है, आपकी नजर में गलत है, 5 उंगली बराबर नहीं होती। कर, कैंची लेके कर ले बराबर, चल दिखा देना सर, देख बराबर है, हाँ, करना। समझ आ गया? अरे बोलो। सर आ गया सर। तो एक एक्सेप्शन डेथ होगी जिसकी, और जो पार्टनर की क्या हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर आल्सो टर्मिनेट हिज लायबिलिटी फोर्थ विद। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया और वो कहता अपने आप को क्या शो कर रहा था, पार्टनर शो कर रहा था, फिर उसकी क्या जिम्मेवारी है? वो तो खुद कहता है कि मेरे तो पहले दिवाला निकला हुआ है, मैं क्या दूं? अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो जिस व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया फिर उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी बेटा, इंसॉल्वेंट से वैसे पैसे नहीं मांग सकते, कोर्ट ने इसको क्या डिक्लेयर किया हुआ है, इंसॉल्वेंट। इन दो केस में डॉक्टर स्टॉपल वाला नहीं लगेगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? आगे सुनिएगा, यहां पर भी ये वैसे बना दिया चार्ट टाइम पास के लिए। सुनो, नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, नहीं तो फिर आपको भी टपा दिया, पढ़ाऊंगा बेटा। हाँ, टाइप एक्चुअल और एक्टिव पार्टनर क्या होता है? प्रॉफिट मिलता है, यस। लॉस मिलता है, यस। मैनेजमेंट मिलती है, यस। लायबिलिटी मिलती है, यस। सोया हुआ है जो, प्रॉफिट मिलता है, यस। लॉस मिलता है, यस। मैनेजमेंट सोया हुआ है ना, फिर नो। लायबिलिटी मिलती है, सब कुछ मिलता है, सिर्फ क्या नहीं मिलता उसको, उसके बाद नॉमिनल कुछ नहीं मिलता, एक लायबिलिटी मिलती है ना। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, प्रॉफिट मिलता है, यस। लॉस मिलता है, कहता लो पार्टनर ओनली प्रॉफिट। बाकी मैनेजमेंट में आ भी सकता है, यस नो दोनों है, और लायबिलिटी तो फिर है ही। जब देखो एक्चुअल पार्टनर है तो लायबिलिटी है ही है, सीधी सी बात है। सब पार्टनर मतलब पार्टनर का, उस पार्टनर से जो मर्जी ले तू, उसको साइड में ले जा, उससे जो मर्जी ले। हाँ, पार्टनर बाय स्टॉपल मिलेगा ना, लायबिलिटी मिलेगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा लगा चार्ट? चार्ट लेना इसको जाके। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, माइनर एज ए पार्टनर इन ए बेनिफिट। ये सबको पता है, अब टाइम पास करना है तो कर लेते हैं। माइनर एज ए पार्टनर इन बेनिफिट्स, माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते, लेकिन बेनिफिट्स के लिए पार्टनर बना सकते हैं, मतलब प्रॉफिट के लिए पार्टनर बना सकते हैं। एक व्यक्ति की एज है 24 साल, दूसरे व्यक्ति की उम्र है 17 साल, कहता तेरे को सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा दूंगा, पार्टनरशिप बन जाएगी? नहीं बन जाएगी, क्योंकि पहले से दो नहीं है, वो एक, उसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट की क्षमता नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, पार्टनरशिप का निर्माण नहीं होगा। मतलब पार्टनरशिप बनाने के लिए दो मेजर होने चाहिए, और उसके साथ एक बच्चा चल जाएगा, एक बड़ा और एक बच्चा नहीं चलेगा, दो या दो से ज्यादा है फिर बच्चा चल जाएगा। अरे बोलो, पढ़ देता हूं। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बड़ी बात बताई इसने यहाँ पे आके, कहता पार्टनरशिप का जन्म कॉन्ट्रैक्ट से होता है। ओके ओके ओके, कॉन्ट्रैक्ट का बता दिया ना फिर। ए माइनर बीइंग इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी पार्टनर इन द फॉर्म। कितनी बढ़िया बात बताई। माइनर जो होता है वो इनकम्पिटेंट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। ओके ओके, थैंक यू। इट इज इम्पॉसिबल फॉर माइनर टू फॉर्म ए पार्टनरशिप, पार्टनरशिप करने के लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि वो माइनर है। ओके,
इवन वन अडल्ट मतलब मेजर, व्यस्क, क्या बेटा, व्यस्क, मेजर को क्या बोलते हैं, व्यस्क, और माइनर को अव्यस्क। इवन वन अडल्ट एंड ऑल अदर माइनर कैन नॉट। होगा पार्टनरशिप हो गया। तो तुम मेरे को कॉपी कर रहे रे? अरे बोलो, कहता एक अडल्ट है और बाकी क्या है, माइनर, हो जाएगा ना 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 ना। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, ओहो केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था, देख लो। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ए माइनर कैन नेवर बी फुल फ्लेज्ड पार्टनर इवन द एग्जिस्टिंग फर्म। फुल फ्लेज्ड पार्टनर नहीं बन सकता। ये CIT वर्सेस द्वारकादास खेतान के केस में आया था। केस का नाम याद करना चाहो तो कर सकते हो, CIT वर्सेस द्वारकादास खेतान। खेतान का पंख आता ना, याद रखना। माइनर में बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। ओहो, माइनर को हम सिर्फ बेनिफिट के लिए एडमिट करवा सकते हैं। ए पर्सन हु इज माइनर मे नॉट बी ए पार्टनर इन द फर्म बट विद द कंसेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन हम उसे बेनिफिट के लिए ला सकते हैं सभी पार्टनरों की सहमति से। कोई डाउट है क्या? है फुल फ्लैट मतलब कंप्लीट। फुल फ्लैश नहीं पता यार, एक सिंपल सा वर्ड बेटा, मतलब पूरा पार्टनर नहीं है वो। मतलब सुप्रीम कोर्ट जब डिसीजन लिखता है ना, सुप्रीम कोर्ट जब डिसीजन लिखता है तो स्पीकिंग डिसीजन लिखता है, हर चीज को एक्सप्लेन करता है कि उसको हम फुल फ्लैश पार्टनर नहीं मानते। फुल फ्लैश का मतलब जो एक रेगुलर पार्टनर होता है, एक तरीके का पार्ट टाइम मान सकते हो। समझ आ गया? राइट ऑफ माइनर। अब माइनर का क्या राइट है? देखो, लिखना चाहे तो लिख सकता माइनर पार्टनर, लिख देते हैं, लेकिन सुन लो बेटा, माइनर को बेनिफिट में हिस्सा दिया जा सकता है, मतलब प्रॉफिट लॉस में नहीं होता। ठीक है, बार बार लिखा हुआ माइनर को पार्टनरशिप में शामिल कर सकते हैं प्रॉफिट के लिए। माइनर एक पार्टनर होता है? नहीं होता, बार बार बोलो, ये ध्यान रखना। हाँ, अगर माइनर के क्या राइट है? टू शेयर प्रॉफिट, बिल्कुल सही है। प्रॉफिट में से क्या ले सकता है? शेयर ले सकता है। नंबर 2, प्रॉपर्टी में शेयर ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, जब पैसा लगाया है तो। बोलो सही है। इंस्पेक्ट द बुक्स, बिल्कुल देख सकता है कि दिखाओ भाई क्या फालतू खर्चे दिखा के प्रॉफिट तो कम तो नहीं किया हुआ। अरे बोलो। टू कॉपी ऑफ अकाउंट्स, कहता ये अच्छा अकाउंट्स है ना, अच्छा फाइनल अकाउंट है, अच्छा ये खर्चे डाले हैं, कहता इसकी कॉपी दो, मैं घर जाके चेक कराऊंगा, मेरे बड़े भैया सीए कर रहे हैं। बोलो बात समझ आएगी नहीं आएगी? उसके बाद है टू स्यू पार्टनर, क्या बेटा? किस पे? आगे समझिए। टू बिकम और नॉट बिकम ए पार्टनर इन द फर्म। सुनो, जब वो माइनर से मेजर बन जाएगा तो उसकी इच्छा है कि वो पार्टनर बनना चाहता है या अगर वो बनना चाहता है, अगर वो चाहता है तो जिस दिन वो क्या हुआ, मेजर हुआ, उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर क्या बेटा वो नोटिस देगा कि माइनर मैं मेजर बन गया हूं और मैं पार्टनरशिप फर्म में एज ए पार्टनर कैरी करूंगा या मैं एज ए पार्टनर कैरी नहीं करूंगा। सुन लो ध्यान से, पहले फिर कंफ्यूजन आएगी, सुन ले। कैरी करूंगा या नहीं, उसको विद इन 6 मंथ। कब से? जिस दिन, इधर देखो, जिस दिन वो क्या बना, मेजर बना, या जिस दिन वो प्रॉफिट में हिस्सा लिया वहां से 6 महीने, या जिस दिन वो वहां से 6 महीने, विच एवर इज लेटर, जो क्या हो बाद में, लेटर वही होगा। समझ आ गया? उसको बताना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर नोटिस नहीं देता और पार्टनर बना रहता है तो बेटा जब से वो पार्टनर बना था ना उस डेट से उसकी लायबिलिटी मानी जाएगी। दोबारा सुन लो, आप ध्यान नहीं देते, जब समझने वाली बात होती है, मैं खुद बोलता हूं ध्यान दो। जब माइनर क्या बनेगा, मेजर, जिस दिन मेजर बना उस दिन से या जिस दिन उसने बेनिफिट में हिस्सा लिया वहां से क्या 6 महीने, जो दोनों में से लेट हो तब तक नोटिस देना है। ठीक है, अगर माइनर मेजर बन गया है और 6 महीने भी निकल चुके हैं, उसने अभी नोटिस नहीं दिया और वो एज ए पार्टनर चल रहा है, तो बैक डेट से रेट्रोस्पेक्टिवली जब वो पार्टनर एक्चुअल में 15 साल का तब बना था तब से उसकी लायबिलिटी मानी जाएगी अगर कोई आ जाती है तो। बोलो बात समझ आएगी नहीं? अब
जैसे उसने पार्टनर को बोला कि मैं मेरी रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो मैं पार्टनर बनूंगा मेजर होने के बाद। अब जैसे उसने 2 या 3 महीने बाद बोली, जब उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है तब से वो लाइबिलिटी का आएगा ना? नहीं, अगर वो नोटिस दे देता है तो जिस दिन से वो नोटिस दिया है, मेजर बनाया, तब से उसकी लाइबिलिटी है, बैकडेट से नहीं है। अगर वो नोटिस नहीं देता है और पार्टनर कंटिन्यू रहता है मेजर बनने के बाद भी, तो बैकडेट से है। अगर नोटिस दे दिया तो फिर जिस दिन मेजर हुआ उस दिन से उसकी लाइबिलिटी है। मतलब नोटिस ना देने का नुकसान पता लग गया। वो नुकसान कब होगा? जब नोटिस ना दे और एज ए पार्टनर कंटिन्यू करे, तो बैकडेट से लाइबिलिटी मानी जाएगी। बोलो, बात समझ आएगी नहीं? Such a minor on attending the majority will have an option either to become or not to become partner. उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं, या तो पार्टनर बने या पार्टनर ना बने। of the firm. He may use this option at any time within 6 months of his attaining majority or his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefit of partnership. मतलब उसको बेनिफिट, पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए शामिल कर रहे हैं, उसको पार्टनरशिप में शामिल, मतलब 4 पार्टनर और थे, उन्होंने आके बोला कि भाई तेरे को हम पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए शामिल कर रहे हैं, या जिस दिन उसने क्या किया, मेजर हुआ, वहां से 6 महीने विच एवर इज लेटर। बोल समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो वो उसकी इच्छा है, ये उसका राइट है बेटा। देखो राइट है कि वो मेजर बनने के बाद पार्टनर बनना चाहे तो बन सकता है, नहीं बनना चाहे तो नहीं, उसका क्या है, अधिकार है। ठीक है, वो जो मैं बता रहा था वो यह है लाइबिलिटी ऑफ द माइनर। माइनर की लाइबिलिटी क्या है? नंबर 1, नो पर्सनल लाइबिलिटी। वैसे तो कोई पर्सनल लाइबिलिटी होती नहीं है, व्यक्तिगत लाइबिलिटी। हाँ, लेकिन मान लो माइनर ने फर्म में पैसे लगाए हुए हैं, तो अगर फर्म को नुकसान हो गया तो उसका पैसा, लोगों को नुकसान, समझ रहे हो? नहीं नहीं नहीं, रुको, लॉस तो लेगा नहीं ना वो। अगर कोई फर्म की प्रॉपर्टी है तो उसमें उसकी हिस्सेदारी है, हाँ है। नो पर्सनल लाइबिलिटी, सच ए माइनर हैज नो पर्सनल लाइबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। बोलो बात, एक्ट के फर्म ने जो कार्य किया उसके लिए उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। नंबर 1, माइनर शेयर इन माइनर शेयर्स इज लाइबल। द लाइबिलिटी ऑफ सच ए माइनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द और प्रॉफिट ऑफ द फर्म। मान लो फर्म को कोई लॉस हो गया या कोई नुकसान हो गया, तो क्या होगा? उसके हिस्से में जो प्रॉफिट आया था वो नहीं आएगा, उसका लॉस हो सकता है। मान लो कहता है यार ये नुकसान नहीं आता था, अपना प्रॉफिट 4 लाख था, ये कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। मान लो कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन की फर्म है, फिर 4 लाख, पहले कॉन्ट्रैक्ट से फर्म को 4 लाख प्रॉफिट हुआ, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से फर्म को 10 लाख का लॉस हो गया, तो पहले वाला 4 लाख का प्रॉफिट भी चौपट हो गया, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से क्या हुआ, 10 लाख का लॉस। तो 10 लाख का लॉस, 4 लाख का प्रॉफिट, तो नेट लॉस कितना आ गया? अब बोलो माइनर को मिलेगा? माइनर को तो साइड बैठ जाएगा, लेकिन माइनर को एक नुकसान हो गया, वो 4 लाख का प्रॉफिट नहीं हुआ इसलिए मिला नहीं, नुकसान में वो भागीदार है नहीं। बताओ उसको प्रॉफिट का नुकसान हो सकता है? हाँ, प्रॉफिट का नुकसान हो सकता है। भूमिका समझ, मतलब उस लॉस में हिस्सेदार नहीं होता, लेकिन वो प्रॉफिट का तो नुकसान हो गया। अरे बोलो, वो पैसा लाया था, फर्म में कैपिटल लगाई थी उसने, मान लो पैसा लाया था, वो फर्म की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो तो एक अलग नुकसान है। लॉस में हिस्सा नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। The liability of such minor is limited to the extent of which share in the property, share in the, उसको उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड, उसको लॉस लिमिटेड होता है कहां तक? जहां तक उसकी प्रॉपर्टी है फर्म में, या उसकी फर्म में क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट से नीचे जाएगा तो लॉस आएगा, उसमें उसकी हिस्सेदारी नहीं होती। लाइबिलिटी इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, सच माइनर विल नॉट बी लाइबल इवन इन केस ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ द फर्म। फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है तो पार्टनर अपने घर से पैसे लाके देते हैं, वो नहीं लाके देगा, वो माइनर है। बट इन सच केस ही शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉफिट, फर्म में जो प्रॉपर्टी लगी है उसका नुकसान हो सकता है, या जो प्रॉफिट हुआ वो नहीं मिलेगा, बस वो नुकसान। टू गिव ए पब्लिक नोटिस टू अटेंडिंग द मेजोरिटी, बोलो बिल्कुल सही है, उसकी लाइबिलिटी है कि उसको नोटिस देना पड़ेगा। अब मैंने बता दिया, अगर नोटिस नहीं देता तो नुकसान बहुत बड़ा है, जिस डेट से वो पार्टनर बना था उस डेट से लाइबिलिटी आ जाएगी। अगर नोटिस दिया है तो फिर मेजोरिटी बनने के बाद उसकी लाइबिलिटी, पहले की उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। कोई डाउट है क्या? ये चैप्टर कौन सा था बेटा? थर्ड। अब चैप्टर 4 देखो बेटा। नहीं हुआ बेटा, टाइम है अभी, हो जाएगा ये, कोई बात नहीं, चलो चल। जय श्री श्याम बेटा।